सितंबर की 28 तारीख को वाइन जनजाति ने एक भव्य शरद उत्सव का आयोजन किया। यह उत्सव के दौरान चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को बधाई देते हुए, नृत्य करते हुए और गीत गाते हुए नजर आए। वातावरण में ताजगी थी और फसलों की महक हवा में बसी हुई थी। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, ठंडी हवा ने सबको अपने आगोश में ले लिया। पतझड़ की इस शाम में जियांग शुआन और ची शाओ ने पत्थर के पहाड़ के नीचे जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का काम शुरू किया। जियांग शुआन ने मिट्टी से एक जड़ी बूटी को बाहर निकाला, उसके जड़ों को सावधानी से झटकते हुए, दीदी मैं पत्थर के पहाड़ के पीछे के जंगल की खोज करने के लिए एक शिकार टीम का नेतृत्व करने की योजना बना रहा हूँ। उसने कहा। वाइन जनजाति ने पहले ही दक्षिण, उत्तर और पूर्व की ओर खोजबीन की थी, लेकिन पश्चिम की ओर उनकी जानकारी सीमित थी। पश्चिम की पहाड़ियों में प्रायः सूखा था और वहां शिकार की कमी थी। जियांग शुआन ने महसूस किया कि अब जब जनजाति के खाद्य भंडार पर्याप्त हैं, तो उसे सर्दी से पहले पश्चिमी जंगल की खोज करनी चाहिए। अगर वहां कुछ ऐसा है जो वाइन जनजाति के लिए खतरा बन सकता है, तो उसे पहले ही खोज लेना चाहिए। जाओ, मैं जनजाति की देखभाल करूंगी, लेकिन सुनिश्चित करो कि तुम सुरक्षित रहो, ची शाओ ने कहा। जियांग शुआन अब एक 4 रंग योद्धा था, उसकी शक्ति प्रबल थी और उसके साथ एक शिकार टीम थी। यदि वे सावधान रहें तो ची शाओ को सुरक्षा की चिंता नहीं थी। उत्सव की समाप्ति के बाद जैसे ही ठंडी रात ने अपनी चादर बिछाई, जियांग शुआन और ची शाओ ने अपने कार्य को पूरा किया। जड़ी बूटियों की महक अब भी हवा में तैर रही थी और चारों ओर सन्नाटा छा गया था। जियांग शुआन ने अपनी योजना को लेकर गंभीरता से विचार किया। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह पश्चिम के जंगलों की खोज करेगा। यह जंगल जो अज्ञात था, उसके मन में एक रहस्य सा बुन रहा था। उसने सोचा, क्या वहाँ कोई खतरा है? क्या वहाँ कोई ऐसी चीज है जो हमारी जनजाति को नुकसान पहुंचा सकती है? उसकी आंखों में एक चमक थी जो साहस और जिज्ञासा का प्रतीक थी। वह जानता था कि यह एक चुनौती होगी, लेकिन उसके दिल में एक अद्भुत उत्साह था। उसने अपने चारों ओर देखा, जहां अन्य योद्धा उत्सव की थकान से सो रहे थे। उसने महसूस किया कि यह समय है जब उसे अपनी जनजाति की सुरक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। उसने अपनी दीदी से कहा, मैं पश्चिम की ओर जाऊंगा, हमें वहां की खोज करनी होगी। ची शाओ ने उसकी आंखों में देखा और उसे अपने भाई की दृढ़ता पर गर्व हुआ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम सावधान रहना, उसने कहा। जियांग शुआन ने सिर हिलाया और उसके दिल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। जैसे ही सुबह की पहली किरणें आसमान में फैली, जियांग शुआन ने अपनी शिकार टीम को इकट्ठा किया। सभी योद्धा उत्साहित थे, उनके चेहरे पर साहस और उत्साह की चमक थी। उन्होंने अपने उपकरणों की जांच की, धनुष और तीर और जड़ी बूटियों की थैलियां तैयार की। जंगल की ओर बढ़ते हुए चारों ओर की प्रकृति की आवाजें सुनाई दे रही थीं, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों का चहचहाना और दूर कहीं एक नदी की कलकल ध्वनि। जियांग शुआन ने गहरी सांस ली, ताजगी और रोमांच का अनुभव करते हुए। जैसे जैसे वे जंगल के करीब पहुंचे, ठंडी हवा ने उनके चेहरे को छू लिया और एक अजीब सी उत्तेजना उनके दिलों में दौड़ गई। जियांग शुआन ने अपनी टीम को संबोधित किया, हम यहाँ केवल शिकार करने नहीं आए हैं, बल्कि हमें अपने घर की सुरक्षा के लिए भी यहाँ आना है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी और सभी ने एक साथ सहमति में सिर हिलाया। जंगल के भीतर कदम रखते ही एक नई दुनिया का अनुभव हुआ। पेड़ों की ऊंचाई, घने पत्तों की छांव और जंगली फूलों की महक ने उन्हें एक अलग ही जादू में लपेट लिया। जंगल में उस विशाल जानवर के साथ संघर्ष करते हुए जियांग शुआन और उसकी टीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। जानवर की गरज ने जंगल को गूंजा दिया और उसकी ताकत का एहसास सभी को हुआ। जियांग शुआन ने अपने धनुष को तानते हुए, अपनी आंखों में साहस और संकल्प की चमक थी। उसने अपने साथी योद्धाओं से कहा, हम एक साथ हैं, हमें हार नहीं माननी है। उसकी आवाज में एक अद्भुत ऊर्जा थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। जैसे ही जानवर ने फिर से हमला किया, जियांग शुआन ने तीर छोड़ा। तीर ने जानवर को छुआ और वह एक दर्दनाक गरज के साथ पीछे हट गया, लेकिन जानवर ने हार नहीं मानी। उसने फिर से हमला किया और इस बार जियांग शुआन ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने एकजुट होकर जानवर को चारों ओर से घेर लिया। जंगल की हर आवाज अब उनकी लड़ाई की गूंज में बदल गई थी। जियांग शुआन ने अपने साथी योद्धाओं को उत्साहित करते हुए कहा, हम एक परिवार हैं और हम इसे जीतेंगे। उनकी एकता ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। जियांग शुआन और उसकी टीम ने पश्चिमी जंगल में प्रवेश किया, जहां पेड़ों की छायाएं गहरी और रहस्यमयी थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल की गंध उनके नथुनों में समा गई। मिट्टी की गीली खुशबू, सूखी पत्तियों की खड़खड़ाहट और दूर से आती चिड़ियों की चहचहाट ने वातावरण को जीवंत बना दिया। जियांग शुआन ने अपने चारों ओर देखा, हर पेड़ और झाड़ी में एक कहानी छिपी हुई थी। उन्होंने अपने साथियों को इशारा किया कि वे सावधानी से आगे बढ़ें। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जानवर बुशेस में छिपा हो। जियांग शुआन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने अपने हाथ में अपने हथियार को मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे। उनकी आंखें चौकस थीं, हर छोटी सी आवाज पर उनकी प्रतिक्रिया थी। जंगल की गहराई में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे कि सभी जीव जंतु उनकी गतिविधियों को देख रहे हों। जियांग शुआन ने अपने मन में सोचा कि क्या यह जंगल उनकी परीक्षा ले रहा है? क्या वे इस रहस्यमय स्थान में सुरक्षित रहेंगे? उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था और उन्होंने अपने साथियों को आगे बढ़ने का संकेत दिया। जंगल की गहराई में जियांग शुआन और उसकी टीम ने एक खुला स्थान देखा, जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झिलमिलाती हुई आ रही थी। यह दृश्य उनके लिए एक अद्भुत आशा लेकर आया। जियांग शुआन ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि यह जगह उनके लिए एक सुरक्षित ठिकाना हो सकती है। उन्होंने चारों ओर देखा, वहां कुछ जंगली फल और जड़ी बूटियां थीं जो उनकी जरूरतों को पूरा कर सकती थी। हवा में एक मीठी खुशबू थी
थी जो उन्हें स्थान की उपजाऊता का एहसास दिला रही थी। जियांग शुआन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, जैसे कि वह इस जगह की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर रहा हो। अचानक एक तेज आवाज ने उनकी ध्यान भंग किया। एक विशाल हिरण जो जंगल का राजा था उनके सामने आ खड़ा हुआ। जियांग शुआन ने उसकी आंखों में देखा, वहां एक अद्भुत शक्ति और गरिमा थी। हिरण ने उन्हें एक पल के लिए देखा, फिर धीरे धीरे जंगल में वापस चला गया। यह क्षण जियांग शुआन के लिए एक संकेत था, जैसे कि जंगल ने उन्हें स्वीकार कर लिया हो। उन्होंने अपने साथियों से कहा, यहाँ हमें रुकना चाहिए, यह जगह हमारे लिए सुरक्षित है। जियांग शुआन और उसकी टीम ने उस खुली जगह में अपने कैंप को स्थापित किया। उन्होंने आग जलाई और उसकी गर्मी ने ठंडी हवा को मात दी। आग की लपटें आसमान की ओर उठ रही थीं और उनके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई थी। जियांग शुआन ने अपने साथियों के साथ बैठकर भोजन साझा किया और उनकी बातचीत में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया और हंसी मजाक से वातावरण को हल्का किया। आग की क्रैकलिंग आवाज और जंगल की रात की खामोशी ने एक अद्भुत सामंजस्य बनाया। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह पल उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने साथियों को बताया, हमने आज जो अनुभव किया वह हमें और मजबूत बनाएगा। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहरा हो रहा था और चांद की रोशनी ने जंगल को एक रहस्यमय रूप दे दिया। जियांग शुआन ने देखा कि आसमान में तारे चमक रहे थे, जैसे कि वे उनकी यात्रा को देख रहे हों। यह एक ऐसा क्षण था जहां उन्होंने अपने लक्ष्य को फिर से याद किया और अपने भविष्य के लिए दृढ़ संकल्पित हुए। पत्र को पहाड़ से शुरू होकर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए भूमि का स्तर धीरे धीरे ऊंचा होता गया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, पेड़ पौधों की घनत्व में कमी आने लगी। यहाँ की वनस्पति अन्य स्थानों की तुलना में कम घनी थी और पानी के स्रोत भी उतने प्रचुर नहीं थे। आधे दिन की यात्रा के बाद जंगल में अधिकांश पेड़ अब सदाबहार नहीं थे, बल्कि वे शीतोष्ण पर्णपाती प्रकार के थे, जिनकी लाल या पीली पत्तियां हवा के साथ गिर रही थी। यह दुनिया का वातावरण कितना अजीब था, जियांग शुआन ने सोचा। क्या वाइन जनजाति का स्थान जलवायु की सीमा पर है या यह क्षेत्र विशेष रूप से अद्वितीय है? जियांग शुआन ने इस पर लंबे समय तक विचार किया, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। अंततः उसने सोचना बंद कर दिया। शाम के समय उन्होंने एक पर्वतीय धारा के किनारे अस्थायी आश्रय स्थापित किया ताकि रात बिताई जा सके। चिरप 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 कई बड़े गिलहरियां पेड़ों के बीच कूदती हुई दिखाई दी। कभी कभी ऊंचे शाखाओं पर चढ़कर नट्स खोजती और उन्हें अपने बिलों में वापस ले जाती। इस दुनिया की वन्य जीव और वनस्पति अपेक्षाकृत बड़ी थी और गिलहरियां भी इससे अछूती नहीं थी। उनकी फुली हुई फर उन्हें विशेष रूप से बड़ा दिखाती थी, लेकिन वाइन जनजाति के योद्धाओं को इन गिलहरियों में कोई रुचि नहीं थी। अन्य शिकारों की तुलना में गिलहरियां बहुत छोटी थीं, उनमें मांस कम था और मांस का स्वाद भी बहुत अच्छा नहीं था। जब तक भोजन की गंभीर कमी न हो, कोई भी इन गिलहरियों का शिकार नहीं करेगा। हालांकि गिलहरी के बिल एक बेहतरीन स्थान थे। जियांग शुआन ने अपने चारों ओर देखा। जैसे जैसे शाम का धुंधलका बढ़ रहा था, वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई। पर्वतीय धारा का पानी हल्की आवाज में बह रहा था, जैसे वह कोई गुप्त गीत गा रहा हो। ठंडी हवा में पत्तियों की सरसराहट और दूर से आती हुई गिलहरियों की चहचहाहट ने इस शांतिपूर्ण दृश्य को और भी जीवंत बना दिया था। जियांग शुआन ने अपने साथियों की ओर देखा, जो अपने अपने काम में व्यस्त थे। कुछ लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे, जबकि अन्य ने आग जलाने की तैयारी की थी। यह एक साधारण सा दृश्य था, लेकिन इसमें एक गहरी सामंजस्यता थी। जियांग शुआन ने सोचा, क्या यह जीवन का असली आनंद है? जब वे एक साथ होते हैं तब हर छोटी छोटी चीज में खुशी मिलती है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, आसमान में लाल और नारंगी रंगों का जादू बिखरने लगा। यह दृश्य इतना भव्य था कि जियांग शुआन की आंखें उस पर टिकी रह गईं। उसने महसूस किया कि इस क्षण में सभी चिंताएं और परेशानियां दूर हो गई थीं। वह बस इस अद्भुत दृश्य का आनंद लेना चाहता था। जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, उन्होंने एक दूसरे के साथ बैठकर आग के चारों ओर कहानियां सुनाने का निर्णय लिया। आग की हल्की रोशनी में जियांग शुआन ने अपने दोस्तों के चेहरे पर चमकती हुई आशा देखी। उन्होंने एक कहानी सुनानी शुरू की, जिसमें वीरता और साहस की बातें थी। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसके शब्दों में एक जादू सा छा गया। उसके साथी ध्यान से सुन रहे थे, उनकी आंखों में चमक थी, जैसे वे उस कहानी में खो गए हों। जियांग शुआन ने अपने शब्दों को और भी जीवंत बनाने के लिए अपनी आवाज को ऊंचा किया। उसने बताया कि कैसे एक बार एक योद्धा ने अपने गांव को बचाने के लिए एक विशालकाय राक्षस का सामना किया था। उसकी कहानी में रोमांच और डर दोनों का मिश्रण था और हर एक पल में उसके दोस्तों के दिलों की धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, आग की लपटें भी ऊंची होने लगी, मानो वे भी उस साहसिकता को महसूस कर रही हों। जियांग शुआन ने अपनी कहानी में एक मोड़ लाया, जहां योद्धा ने अपनी बुद्धि और साहस का प्रयोग करते हुए राक्षस को हराया। उसके दोस्तों ने एक साथ ताली बजाई और उनके चेहरे पर गर्व और खुशी थी। इस पल ने उन्हें एकजुट कर दिया और उन्होंने महसूस किया कि वे केवल एक समूह नहीं, बल्कि एक परिवार हैं। रात गहराने लगी थी और आसमान में तारे चमकने लगे थे। जियांग शुआन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक दूसरे के अनुभवों को साझा करने का निर्णय लिया। हर एक ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई, कुछ हंसने वाली, कुछ दुखद। जैसे जैसे रात बढ़ी, उनकी हंसी और बातचीत ने वातावरण को और भी जीवंत बना दिया। जियांग शुआन ने महसूस किया कि ये पल कितने अनमोल हैं। उन्होंने देखा कि कैसे हर एक व्यक्ति की कहानी में एक अलग रंग था और सभी मिलकर एक खूबसूरत चित्र बना रहे थे। रात की ठंडी हवा ने उनके चेहरे को छू लिया, लेकिन आग की गर्मी ने उन्हें सुरक्षित रखा। जियांग शुआन ने सोचा, यहाँ इस पल में हम सब एक हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी कहानियों को साझा किया, एक गहरी समझ और बंधन का एहसास हुआ। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने सपनों और आकांक्षाओं को साझा किया और यह महसूस किया कि वे केवल एक यात्रा पर नहीं हैं, बल्कि एक नई दुनिया की खोज में हैं। जैसे जैसे रात गहराती गई, जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह यात्रा केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक भी है। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नई शुरुआत का संकल्प लिया। उन्होंने एक दूसरे के हाथों को पकड़कर एक वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे जो भी हो। यह एक साधारण सा वादा था, लेकिन इसके पीछे गहरी भावना थी। जियांग शुआन ने देखा कि उनके चेहरे पर गंभीरता थी और उनकी आंखों में
में एक नई चमक थी। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, उन्होंने महसूस किया कि इस यात्रा ने उन्हें एक नई दिशा दी है। अब वे केवल साथी नहीं, बल्कि एक दूसरे के परिवार बन गए थे। रात की ठंडी हवा में उन्होंने अपने दिल की गहराइयों से एक दूसरे के लिए प्रेम और समर्थन की भावना को महसूस किया। जियांग शुआन ने सोचा, यह यात्रा हमें हमेशा के लिए जोड़ने वाली है। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को साझा किया, उन्होंने महसूस किया कि वे एक नई दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हर कदम पर एक नई कहानी इंतजार कर रही है। कुछ योद्धा जो सर्दियों में भोजन की कमी से जूझते थे, गिलहरियों के बिलों के स्थानों को चिन्हित करते थे। जब भी उन्हें भूख का सामना करना पड़ता, वे इन बिलों को खोदकर गिलहरियों को पकड़ लेते थे। इस प्रक्रिया में वे कई प्रकार के नट जैसे पाइन नट इकट्ठा करते थे, लेकिन जैसे ही नटों को निकाल लिया जाता, गिलहरियां भूख से मरने लगती। इसलिए जनजाति के सदस्य गिलहरियों को पकड़कर उन्हें अपने साथ लाते थे, ताकि उन्हें पकाकर खाया जा सके। अचानक एक तीर की आवाज सुनाई दी, जो हवा में तेजी से गुजरी, और उसके बाद एक जानवर की कराह सुनाई दी। यह एक खौफनाक क्षण था, जब सभी ने अपने कानों को खड़ा कर लिया। कुछ ही समय में शीक्यू वापस आया। उसके हाथ में एक मोटा लाल मुंटजैक था। यह मुंटजैक, जो एक छोटे हिरन की तरह दिखता था, लेकिन आकार में छोटा था, उसके छोटे छोटे सींग और छोटी पूंछ थी। एक वयस्क लाल मुंटजैक का वजन लगभग 150 पाउंड होता है, जबकि एक वयस्क ग्रेट हॉर्न्ड हिरन का वजन 500 पाउंड से अधिक होता है। आधे दिन की यात्रा के बाद सभी भूखे थे, और यह लाल मुंटजैक भूख को मिटाने के लिए एकदम सही था। शीक्यू ने पहाड़ी के नाले के किनारे मुंटजैक को साफ किया और उसकी खाल को उतार दिया, जबकि मांस और आंतों को तुरंत खा लिया गया। कुछ योद्धाओं ने लकड़ी को घिसकर आग जलाने की कोशिश की और मांस भूनने के लिए कई लकड़ी की छड़ें बनाई। शीक्यू ने लाल मुंटजैक का दिल जियांग शुआन को पेश किया। यह प्रथा शिकार के दिल को जनजाति के सबसे सम्मानित व्यक्ति को पेश करने की एक पुरानी परंपरा थी। जब शीक्यू ने मुंटजैक को पकड़ा, तो उसके चेहरे पर गर्व और संतोष की चमक थी। यह एक महत्वपूर्ण शिकार था, जो न केवल उनकी भूख को मिटाएगा, बल्कि जनजाति की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा। जैसे ही वह नाले के किनारे बैठा, उसने मुंटजैक की खाल को सावधानी से उतारा, हर एक कट को ध्यान से बनाते हुए। उसके हाथों में मांस की ताजगी और खाल की खुरदुरापन का अनुभव हो रहा था। चारों ओर की हवा में मांस की गंध फैलने लगी, जिससे सभी योद्धाओं के मुंह में पानी आ गया। कुछ योद्धा लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे, जबकि अन्य आग जलाने में व्यस्त थे। लकड़ी की चिंगारी हवा में उड़ रही थी और आग की लपटें आसमान की ओर उठ रही थी। यह दृश्य एक जीवन चित्र की तरह था, जिसमें हर कोई अपने काम में व्यस्त था, लेकिन उनकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, माइनस भोजन। शिक्यू ने मुंटजैक के दिल को जियांग शुआन को पेश किया, और यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। जनजाति के सबसे सम्मानित व्यक्ति को दिल देना एक पुरानी परंपरा थी, जो सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक था। जियांग शुआन ने दिल को हाथ में लिया, उसकी आंखों में गर्व की चमक थी, और उसने शिक्यू को धन्यवाद दिया। यह क्षण जनजाति के बीच एकता और परंपरा का प्रतीक था। आग की लपटों के चारों ओर योद्धाओं की आवाजें गूंज रही थी। कुछ लोग हंस रहे थे, जबकि अन्य मांस भूनने में व्यस्त थे। आग की गर्मी ने ठंडी हवा को गर्म कर दिया था, और सभी ने एक दूसरे के साथ मिलकर भोजन का आनंद लेने की तैयारी की। जैसे ही मांस भुनने लगा, उसकी सुगंध ने सभी को आकर्षित किया। यह सुगंध भूख को और भी बढ़ा रही थी। शिक्यू ने मुंटजैक के मांस को आग पर रखा, और उसकी आंखों में चमक थी। यह क्षण न केवल भोजन का था, बल्कि एकता और भाईचारे का भी था। सभी योद्धा एकत्रित होकर एक दूसरे के साथ बैठ गए। उन्होंने एक दूसरे से अपनी कहानियां साझा की और हंसी मजाक में समय बिताया। यह एक ऐसा क्षण था जब सभी ने अपनी कठिनाइयों को भुला दिया और एक दूसरे के साथ मिलकर आनंद लिया। जैसे जैसे रात गहराने लगी, आग की रोशनी में सभी के चेहरे चमकने लगे। यह एक अद्भुत दृश्य था, जिसमें सभी एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियों का अनुभव कर रहे थे। जैसे ही रात का अंधेरा गहराने लगा, योद्धाओं ने अपने आसपास की आग की लपटों की गर्मी को महसूस किया। शिक्यू ने मुंटजैक के मांस को भूनने के बाद सभी के लिए उसे काटना शुरू किया। मांस की ताजगी और उसकी सुगंध ने सभी को और भी भूखा बना दिया। जियांग शुआन ने दिल को अपने हाथ में लेकर सभी को बताया कि यह दिल जनजाति की शक्ति और एकता का प्रतीक है। उसने कहा, यह दिल केवल एक मांस का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह हमारी परंपरा और हमारी एकता का प्रतीक है। सभी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, और उनके दिलों में गर्व की भावना जागृत हुई। जैसे ही मांस को काटा गया, सभी ने एक दूसरे के साथ बांटने का निर्णय लिया। यह एक ऐसा क्षण था जब सभी ने एकता और भाईचारे का अनुभव किया। आग की रोशनी में सभी के चेहरे चमक रहे थे, और उनकी आंखों में एक नई ऊर्जा थी। यह क्षण जनजाति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां उन्होंने अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए एक नई दिशा की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। जियांग शुआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के दिल को काटा, उसे एक लकड़ी की छड़ी से थ्रेड किया और धीरे धीरे आग पर भूनने लगा। आग की लपटें आसमान में ऊंची उठ रही थी, और उसके चारों ओर एक गर्माहट का एहसास था। शिक्यू, जो जियांग के पास बैठा था, ने कहा, नेता, जब मैं पहले शिकार पर था, मैंने एक पुरानी जाल की खाई देखी, जो काई से ढकी हुई थी। यह ने कुछ पल सोचा और कहा, चलो कल आगे बढ़ते हैं। अगर तुम और जाल पाओ तो तुरंत मुझे बताना। हाँ। सभी ने मांस भूनना जारी रखा, और उसकी सुगंध जंगल में दूर दूर तक फैल गई, जिससे कई शिकारी जीवों का ध्यान आकर्षित हुआ। रात के समय जियांग ने रात के दृष्टि उपकरण का उपयोग करते हुए देखा कि एक भालू आश्रय के पास घूम रहा था। शायद वह आग से डर रहा था, या शायद शिकार दल की संख्या उसे भयभीत कर रही थी, लेकिन अंततः वह नजदीक आने की हिम्मत नहीं जुटा सका। आधी रात को दूर से भेड़ियों की आवाजें और विभिन्न जानवरों की दहाड़े सुनाई दी, जिससे नींद में खलल पड़ा। अगले दिन सभी ने आगे बढ़ना जारी रखा। वास्तव में उस दिन उन्होंने फिर से कई पुरानी जालें पाईं। इस बीच जियांग ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, सुबह की तापमान धीरे धीरे गिर रहा था। तीसरे दिन की सुबह एक योद्धा ने रास्ते की खोज करते हुए अंततः एक ऐसा जाल पाया जो अभी भी उपयोगी था, संभवतः हाल ही में स्थापित किया गया था।
यह जाल एक नई आशा का संकेत था, लेकिन इसके साथ ही एक डर भी था कि वे कितने खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। दोपहर तक उन्होंने और जालें पाईं, जिनमें से एक में एक पक्षी फंसा हुआ था, लेकिन रस्सी उसके गले के चारों ओर बंधी हुई थी और वह दम घुटने से मर गया था। यह दृश्य सभी के दिलों में एक अजीब सी उदासी भर देता है। जियांग ने पक्षी की मृत अवस्था को देखकर गहरी सांस ली, यह सोचते हुए कि प्रकृति कितनी निर्दयी हो सकती है। दोपहर की धूप में उन्होंने एक बड़े पहाड़ के तल पर पहुंचकर एक विशाल चट्टान पर एक अजीब टोटेम पैटर्न देखा। यह टोटेम पैटर्न लाल खनिज सामग्री से बनाया गया था और यह किसी प्रकार के भेड़ की आकृति जैसा दिखता था, हालांकि इसे अमूर्त रूप में चित्रित किया गया था। यह दृश्य अद्भुत और रहस्यमय था, जैसे कि यह चट्टान सदियों से इस जंगल की कहानियां सुनाती आ रही हो। जियांग और उसके साथी उस टोटेम के चारों ओर खड़े होकर उसकी गहराई में खो गए, जैसे कि यह उन्हें किसी प्राचीन रहस्य की ओर खींच रहा हो। जियांग और उसकी टीम ने उस टोटेम के चारों ओर खड़े होकर उसकी गहराई में खो जाने का अनुभव किया। जैसे ही उन्होंने उस अद्भुत चित्रण को देखा, उनके मन में अतीत की कहानियां जीवित हो उठी। क्या यह टोटेम किसी प्राचीन जनजाति का प्रतीक था? क्या यह उन लोगों की याद दिलाता था जो कभी इस भूमि पर निवास करते थे? जियांग ने अपने साथियों की आंखों में उत्सुकता देखी और वह जानता था कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्हें और अधिक खोज करनी होगी। उन्होंने अपने साथियों से कहा, हमें इस टोटेम के बारे में और जानने की आवश्यकता है। यह हमें उस जनजाति के बारे में कुछ संकेत दे सकता है जो यहाँ पहले रह चुकी है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और वे फिर से अपने रास्ते पर चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल की आवाजें और भी गहरी होती गईं। पक्षियों की चहचहाट और पत्तियों की सरसराहट ने एक सुरम्य वातावरण का निर्माण किया। लेकिन जियांग के मन में एक चिंता थी, क्या वे सही दिशा में जा रहे थे? क्या वे उस जनजाति का सामना करने के लिए तैयार थे? यह सब सोचते हुए उन्होंने अपने कदम बढ़ाए और जंगल की गहराई में खो गए। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई में जाते गए, तापमान में गिरावट महसूस होने लगी। ठंडी हवा ने उनके चेहरे को छू लिया और एक अजीब सी सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। जियांग ने अपने साथियों को सावधान रहने के लिए कहा, ध्यान रखें, हम अनजान क्षेत्र में हैं। सभी ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जानवर पास ही हो। सभी ने चौंक कर चारों ओर देखा। जियांग ने अपनी आंखें चौड़ी की और उसने देखा कि एक भालू फिर से उनके पास आ रहा है, लेकिन इस बार भालू ने उनकी ओर बढ़ने की बजाय जंगल की गहराई में भागने का निर्णय लिया। जियांग ने राहत की सांस ली, लेकिन यह घटना सभी को सचेत कर गई। वे जानते थे कि वे खतरनाक क्षेत्र में हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते गए, उन्होंने और भी जालें देखी, जो उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर रही थीं कि क्या यहाँ कोई और भी है। क्या वे अकेले थे या कोई अन्य जनजाति उनकी निगरानी कर रही थी? यह सब सोचते हुए जियांग ने अपनी टीम को आगे बढ़ने का संकेत दिया। जियांग शुआन एक विशाल चट्टान के सामने खड़ा था। उसकी आंखें उस टोटेम पैटर्न पर गहरी जिज्ञासा से टिकी हुई थीं। उसके मन में यह सवाल उठ रहा था कि क्या यही वह जनजाति है जिसका वह खोज कर रहा था। तभी अचानक पहाड़ों से एक श्रृंखला में सीटी बजाने की आवाजें आईं। जियांग की धड़कन तेज हो गई और उसने देखा कि यह मस्तंग जियांग को इतना युवा देखकर और यह दावा करते हुए कि वह एक नेता है, वह स्पष्ट रूप से अविश्वास में था। यह रॉकशीप जनजाति का क्षेत्र है। मैं वूगू, रॉकशीप जनजाति का शिकार नेता हूँ। क्या तुम सच में एक नेता हो? वूगू की संदेह भरी नजरों का सामना करते हुए जियांग ने धीरे धीरे झुककर एक नीला ग्रे पत्थर उठाया। जैसे ही उसने झुककर पत्थर उठाया, रॉकशीप जनजाति के योद्धा स्पष्ट रूप से सेंस हो गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह सिर्फ एक पत्थर उठा रहा है, तो उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। जियांग ने कहा, हाँ, मैं वाइन जनजाति का नेता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपने हाथ में दबाव डाला और नीला ग्रे पत्थर एक क्रैक की आवाज के साथ टूट गया। यह देखकर वो चकित रह गया, क्योंकि ऐसे पत्थर बहुत कठोर होते हैं और वह खुद बिना किसी उपकरण के उन्हें नहीं तोड़ सकता था। अब उसे विश्वास हो गया कि जियांग वास्तव में एक शक्तिशाली 4 रंग का योद्धा है। जियांग शुआन ने अपने चारों ओर खड़े योद्धाओं की आंखों में आशंका और जिज्ञासा को देखा। जैसे ही उसने पत्थर को तोड़ा, वहां एक चुप्पी छा गई। रॉकशिप जनजाति के योद्धा एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में सवाल थे। जियांग ने अपनी आंखों में आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। उसने फिर से अपने हाथ में एक और नीला ग्रे पत्थर उठाया। इस बार उसने उसे अपनी पूरी ताकत से दबाया। पत्थर फिर से टूट गया और उसके टुकड़े चारों ओर बिखर गए। रॉकशिप जनजाति के योद्धाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में अब सम्मान की चमक थी। जियांग ने महसूस किया कि उसने उन्हें प्रभावित किया है। वह जानता था कि इस क्षण में उसे अपनी शक्ति और नेतृत्व को साबित करना था। उसने कहा, हम एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। मैं तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। वो गू ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब अविश्वास की जगह एक नई समझ थी। अगर तुम सच में एक नेता हो तो हमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। जियांग शुआन ने पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर चारों ओर नजर दौड़ाई। उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य था, जहां रॉकशीप जनजाति के योद्धा अपने चेहरे पर लाल टोटेम पैटर्न लगाए हुए थे। ये पैटर्न उस विशाल चट्टान पर बने टोटेम पैटर्न से मिलते जुलते थे। योद्धाओं के कपड़े जानवरों की खाल से बने थे, जो कि पहले देखे गए बड़े सींग वाले भेड़ के सींग से अलग था। यह भेड़ का सींग सीधा और मजबूत था, जो उनकी कठिनाइयों को दर्शाता था। जियांग ने यह भी महसूस किया कि ये योद्धा काफी पतले थे, जो यह दर्शाता था कि यह जनजाति समृद्ध नहीं थी, बल्कि जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रही थी। इस बीच जियांग ने अपने साथी वुगू की ओर देखा, जो चुपचाप खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई। जियांग के मन में कई सवाल थे, लेकिन वह चुप रहा। अचानक एक योद्धा तेजी से पहाड़ की ओर दौड़ा। यह स्पष्ट था कि वह रॉकशीप जनजाति के नेता को बुलाने जा रहा था। जियांग ने अपनी सांसें थाम ली, क्योंकि वह जानता था कि यह मुलाकात उनके भविष्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। आधे घंटे की प्रतीक्षा के बाद जियांग शुआन ने देखा कि पहाड़ से और भी रॉकशीप जनजाति के योद्धा उतर रहे हैं। उनके साथ एक मध्यम आयु के व्यक्ति थे, जिनकी दाढ़ी साफ सुथरी थी और जो अन्य जनजातियों के लोगों से अलग दिख रहे थे।
उनकी दाढ़ी को देखकर ऐसा लगता था कि उन्होंने इसे विशेष रूप से संवारने का प्रयास किया है। जियांग ने महसूस किया कि यह व्यक्ति जनजाति का नेता हो सकता है। जैसे ही वह व्यक्ति जियांग के पास आया, उसकी आंखों में एक आश्चर्य था। जियांग ने अपनी पहचान बताई, मैं जियांग शुआन वाइन जनजाति का नेता हूँ। इस पर उस व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, मैं हांग यान रॉकशीप जनजाति का नेता हूँ। हांग यान ने जियांग की उम्र को देखकर थोड़ी हैरानी जताई, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात जारी रखी। उसने पूछा, आपकी वाइन जनजाति कहाँ स्थित है? जियांग ने उत्तर दिया, सूरज की ओर 3 दिन चलें तो आपको एक विशाल पत्थर का पर्वत और एक दिव्य वाइन दिखाई देगा। वही हमारी वाइन जनजाति है। हांग यान ने यह सुनकर सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। वो जानता था कि यह जानकारी भविष्य में उपयोगी हो सकती है। जियांग शुआन ने जब होंग यान द्वारा प्रस्तुत भोजन को देखा तो उसकी आंखों में जिज्ञासा और भूख का मिश्रण था। मांस के टुकड़े जो धूप में सुखाए गए थे, उनके जीवन में कोई दिखावा नहीं है। जैसे ही उसने एक टुकड़ा उठाया, उसके हाथों में मांस की गर्माहट महसूस हुई और जैसे ही उसने उसे अपने मुंह में डाला, उसके स्वाद ने उसकी सभी इंद्रियों को जगाया। जंगली फलों की मिठास ने उसके मन को प्रसन्न कर दिया और वह मुस्कुराते हुए बोला, आपका स्वागत है नेता शुआन। हमारे यहाँ का भोजन हमेशा ताजा और प्राकृतिक होता है। जियांग शुआन ने सिर हिलाया और कहा, यह सच है, यह बहुत स्वादिष्ट है। इस बीच रॉक शीप जनजाति के सदस्य जो दूर खड़े थे, अब धीरे धीरे पास आ रहे थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा और आशंका का मिश्रण था। वे देख रहे थे कि यह बाहरी व्यक्ति उनके जीवन में कैसे समाहित होता है। जियांग शुआन ने उनकी आंखों में एक अनकही कहानी देखी, जो उनके संघर्षों और उनकी संस्कृति की गहराई को दर्शाती थी। वह समझ गया कि यह केवल एक रात का ठहराव नहीं, बल्कि एक नए रिश्ते की शुरुआत है। जैसे जैसे रात का अंधेरा बढ़ता गया, आग की लपटें और भी तेज हो गईं और लकड़ी के घरों से उठती धुएं की लकीरें आसमान में फैलीं। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह जगह केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक भावनात्मक अनुभव है, जो उसे इस जनजाति के करीब लाता है। दरवाजे के खुलते ही एक रहस्यमयी और आकर्षक महिला बाहर आई। उसकी आंखों में गहराई थी और उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति का भाव था। उसने जियांग और हांग यान को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है मेरे बच्चों, मैं जानती थी कि तुम लोग आएंगे। जियांग ने आश्चर्य से पूछा, आप हमें कैसे जानती थी? जादूगरनी ने एक रहस्यमय हंसी के साथ कहा, प्रकृति मुझे सब कुछ बताती है। उसने उन्हें अपने अंदर बुलाया। झोपड़ी के अंदर का वातावरण गर्म और आमंत्रित करने वाला था, जहाँ दीवारों पर जड़ी बूटियों और जादुई वस्तुओं की भरमार थी। जियांग ने देखा कि झोपड़ी के बीचों बीच एक बड़ा गोल मेज था, जिस पर विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां और दिव्य मशरूम रखे हुए थे। जादूगरनी ने कहा, यह है दिव्य मशरूम, जो आपके व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जियांग ने ध्यान से मशरूम को देखा। उसकी चमक और रंग ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। हांग यान ने उत्सुकता से पूछा, क्या ये सच में जादुई हैं? जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, इनमें शक्ति है, लेकिन इन्हें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। जियांग ने सोचा कि यह व्यापार उनके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। जादूगरनी ने जियांग और हांग यान को मशरूम के बारे में विस्तार से बताया। उसने कहा, इन दिव्य मशरूमों का उपयोग केवल जादूगरनियों द्वारा किया जाता है और ये विशेष रूप से शक्तिशाली जादुई औषधियों में बदल सकते हैं। जियांग ने ध्यान से सुना, उसकी आंखों में चमक थी। हांग यान ने उत्सुकता से पूछा, क्या ये मशरूम हमारी जनजाति के लिए भी लाभकारी हो सकते हैं? जादूगरनी ने गंभीरता से कहा, हाँ, लेकिन आपको इनका सही उपयोग करना होगा। उसने एक मशरूम उठाया और कहा, इसका सही उपयोग करने पर यह आपको अद्भुत शक्तियां दे सकता है। जियांग ने सोचा कि अगर वे इन मशरूमों का सही तरीके से व्यापार कर सकें, तो यह उनकी जनजाति के लिए एक बड़ा लाभ होगा। जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी जनजाति के लिए ये मशरूम एक अनमोल उपहार हो सकते हैं। जियांग ने महसूस किया कि यह अवसर उनके लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। झोपड़ी में जादूगरनी की आवाज गूंज रही थी और जियांग के मन में व्यापार के नए विचार उभर रहे थे। जादूगरनी की बातें सुनकर जियांग और हांग यान के मन में उत्साह की लहर दौड़ गई। जादूगरनी ने कहा, आपको इन मशरूमों का व्यापार करना चाहिए, लेकिन सावधानी से। जियांग ने गंभीरता से कहा, हम इनका सही उपयोग करेंगे। हांग यान ने कहा, हमारी जनजाति के लिए ये मशरूम एक वरदान हो सकते हैं। जादूगरनी ने कहा, आपकी सोच सही है, लेकिन याद रखें, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जियांग ने सिर हिलाया, हम इस जिम्मेदारी को समझते हैं। जैसे ही उन्होंने जादूगरनी से विदाई ली, उनके मन में व्यापार के नए विचार और संभावनाएं थी। बाहर निकलते ही सूर्य की अंतिम किरणें चट्टानी भेड़ जनजाति पर बिखर गईं और आसमान में तारे चमकने लगे। जियांग ने महसूस किया कि यह एक नई शुरुआत है, जहां उनके व्यापार की संभावनाएं अनंत हैं। हांग यान ने कहा, चलो हमें अपनी जनजाति को इस बारे में बताना चाहिए। जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह एक अद्भुत अवसर है। दोनों ने मिलकर नई उम्मीदों के साथ अपने कदम बढ़ाए और चट्टानी भेड़ जनजाति की ओर लौटने लगे। जियांग शुआन ने अपने मन में एक गहरी इच्छा रखी थी कि वह चट्टान भेड़ जनजाति की आध्यात्मिक नेता से मिले। उसकी आंखों में उत्सुकता और श्रद्धा का मिश्रण था। जब वो आगे बढ़ा, जैसे जैसे वह चट्टान भेड़ जनजाति के निवास क्षेत्र के उच्चतम बिंदु पर पहुंचा, वहां की हवा में एक अद्भुत रहस्य था। वहां एक प्राचीन किल्न गुफा थी, जहां चट्टान भेड़ जनजाति की जादूगरनी निवास करती थी। गुफा के बाहर 2 योद्धा चौकसी करते हुए खड़े थे, जो जियांग शुआन को देखते ही उसकी ओर ध्यान से देखने लगे। उनकी आंखों में एक गहरी सतर्कता थी, जैसे वे किसी खतरे का सामना कर रहे हों। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जियांग शुआन के साथ हांग यान है, तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। हांग यान ने कहा, नेता शुआन, कृपया यहाँ रुकें, मैं अंदर जाकर जादूगरनी को स्थिति समझा दूंगा। जियांग शुआन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। हांग यान गुफा के अंदर गया और धीरे धीरे जादूगरनी को स्थिति के बारे में बताया। कुछ समय बाद वह वापस आया और कहा, नेता शुआन, जादूगरनी ने आपसे मिलने के लिए सहमति दी है, कृपया अंदर आइए। हांग यान के मार्गदर्शन में जियांग शुआन ने किल्न गुफा में प्रवेश किया। जियांग शुआन ने जैसे ही गुफा के अंदर कदम रखा, वहां की ठंडी हवा ने उसे एक अजीब सा अनुभव कराया। गुफा के अंदर अंधेरा था,
लेकिन दीवारों पर चमकती हुई आकृतियां और जादूगरनी की ऊर्जा उसे एक अद्भुत अनुभव दे रही थी। उसकी धड़कन तेज हो गई, जैसे वह किसी रहस्यमय दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। गुफा के अंदर की दीवारें चट्टान की थीं और उन पर अजीब से चित्रण थे, जो चट्टान भेड़ जनजाति की प्राचीन कहानियों को बयां कर रहे थे। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यहाँ की हर चीज में एक गहरी कहानी छिपी हुई है। अचानक उसे जादूगरनी की आवाज सुनाई दी, जो गुफा के गहराई से आ रही थी। तुम कौन हो, जो मेरी शरण में आए हो? उसकी आवाज में एक रहस्यमय गहराई थी, जो जियांग शुआन के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। जियांग शुआन ने साहस जुटाते हुए कहा, मैं जियांग शुआन हूँ, मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। जादूगरनी ने उसकी बात सुनकर एक पल के लिए चुप्पी साध ली, जैसे वह उसकी आत्मा को पढ़ रही हो। जादूगरनी ने धीरे धीरे अपने चेहरे को उजागर किया। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और ज्ञान की चमक थी। वह एक प्राचीन और शक्तिशाली महिला थी, जिसकी उपस्थिति में एक अद्भुत आकर्षण था। जियांग शुआन ने उसकी आंखों में देखा और उसे लगा जैसे वह उसके भीतर की गहराइयों को देख रही हो। जादूगरनी ने कहा, तुम्हारी आंखों में एक आग है, जो तुम्हारे उद्देश्य को दर्शाती है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस आग को नियंत्रित करना कितना कठिन है? जियांग शुआन ने सिर झुकाया, उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। मैं जानता हूँ कि यह कठिन है, लेकिन मैं अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जादूगरनी ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर एक गहरी सांस ली। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। यह शक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र और सबसे बड़ा दुश्मन दोनों हो सकती है। जियांग शुआन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, उसके दिल में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी। जादूगरनी की बातें जियांग शुआन के दिल में गहराई तक उतर गईं। उसने महसूस किया कि यह केवल एक साधारण मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह उसके जीवन की दिशा बदलने वाला क्षण था। जादूगरनी ने उसे बताया, तुम्हें अपनी यात्रा पर अकेले चलना होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी ऊर्जा को मार्गदर्शित करते हुए। जियांग शुआन ने उसकी बातों को सुनकर एक नई शक्ति का अनुभव किया। उसके मन में एक दृढ़ संकल्प जाग उठा। उसने कहा, मैं अपने लोगों के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे भीतर है, इसे पहचानो और इसका उपयोग करो। जैसे ही वह बोल रही थी, गुफा की दीवारों पर चमकते हुए प्रतीक और भी अधिक उजागर हो गए, जैसे वे उसकी बातों का समर्थन कर रहे हों। जियांग शुआन ने महसूस किया कि वह केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक महान मिशन का हिस्सा है। जियांग शुआन ने जादूगरनी की बातें सुनकर अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की। जैसे ही वह गुफा से बाहर आया, उसके मन में एक नया उद्देश्य था। उसने गुफा के बाहर खड़े योद्धाओं की ओर देखा। उनकी आंखों में अब पहले जैसी सतर्कता नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की स्वीकृति थी। हांग यान ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नेता शुआन, आपने जादूगरनी से क्या सीखा? जियांग शुआन ने आत्मविश्वास से कहा, मैंने सीखा है कि मेरी शक्ति मेरे भीतर है और मुझे इसे पहचानना होगा। हांग यान ने उसकी बातों को सुनकर सिर हिलाया, उसकी आंखों में गर्व था। जियांग शुआन ने अपने दिल में एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ना शुरू किया, जैसे वह अपने लोगों के लिए एक नई सुबह लेकर आया हो। चट्टान भेड़ जनजाति का वातावरण अब उसके लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। उसने महसूस किया कि यह यात्रा केवल उसकी नहीं, बल्कि पूरे जनजाति की यात्रा है। जादूगरनी की आंखों में एक गहरी समझदारी थी, जैसे वह समय के पार देख सकती हो। उसकी आवाज में एक गूढ़ता थी, जो गुफा की दीवारों के साथ गूंजती थी। उसने जियांग शुआन को ध्यान से देखा, उसकी युवा ऊर्जा और साहस को महसूस किया। गुफा के चारों ओर की हवा में एक ठंडी सी सिहरन थी, जैसे कि पुरानी कहानियां और रहस्य हवा में तैर रहे हों। जादूगरनी ने कहा, तुम्हारे आने का समय सही है युवा, हमारे बीच एक महत्वपूर्ण वार्ता होने वाली है। उसके शब्दों में एक गहराई थी, जो सभी उपस्थित लोगों को एकजुट करती थी। जियांग शुआन ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया, जैसे कि वह एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के कगार पर हो। गुफा की दीवारों पर चित्रित चित्रों की छायाएं जैसे जीवित हो उठी थीं, और जियांग शुआन को लगा कि वे उसे देख रहे हैं। जादूगरनी ने अपने हाथों को आग की लपटों की ओर बढ़ाया और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। यहाँ हम अपने पूर्वजों की शक्तियों को जगाने के लिए एकत्र हुए हैं। उसके शब्दों ने गुफा में एक जादुई वातावरण बना दिया, जो सभी को मंत्रमुग्ध कर रहा था। जियांग शुआन ने जादूगरनी की बातों को सुनकर अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कि वह अपने भविष्य की ओर देख रहा हो। जादूगरनी ने उसे बताया कि उसे अपनी यात्रा पर निकलने से पहले कई चुनौतियों का सामना करना होगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और यह जानना होगा कि असली शक्ति क्या होती है। जियांग शुआन ने गुफा की दीवारों पर चित्रित चित्रों को देखा, जो उसे प्रेरित कर रहे थे। उसने महसूस किया कि ये चित्र केवल अतीत की कहानियां नहीं है, बल्कि उसके भविष्य का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। जादूगरनी ने कहा, तुम्हें अपने मन की गहराइयों में उतरना होगा और अपने डर का सामना करना होगा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी, जो जियांग शुआन को सोचने पर मजबूर कर रही थी। गुफा की हवा में एक रहस्यमय सुगंध थी, जो उसे और भी प्रेरित कर रही थी। उसने अपने दिल की गहराइयों से एक संकल्प लिया कि वह अपनी जनजाति की रक्षा करेगा। जादूगर ने फिर से जियांग की ओर देखा और कहा, यह कीट मोम जादुई औषधियों के लिए उपयोगी है और यह जलने पर एक अद्भुत प्रकाश देता है। उसने एक पत्थर की छुरी निकाली और हांग यान से कहा, अपनी बाह को थोड़ा काटो। हांग यान ने बिना किसी हिचकिचाहट के छुरी उठाई और अपनी बाह पर एक हल्का सा घाव बना दिया। रक्त तुरंत बहने लगा, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। जादूगर ने कीट मोम के एक ठोस टुकड़े से कुछ पाउडर निकाला और उसे हांग यान के घाव पर छिड़क दिया। जियांग ने देखा कि पाउडर घाव पर लगते ही एक हल्की चमक उत्पन्न हुई। यह दृश्य जादुई था, जैसे कि प्रकृति ने खुद को इस उपचार में शामिल कर लिया हो। जियांग के मन में एक विचार आया, क्या यह वास्तव में इतना प्रभावी हो सकता है? जादूगर ने कहा,
यह औषधि घाव को जल्दी भरने में मदद करेगी। हांग यान ने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, देखिए यह कितना प्रभावी है। जियांग ने ध्यान से देखा, जैसे जैसे पाउडर घाव पर लग रहा था, एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था। वातावरण में एक हल्का सा सुगंधित धुआं फैल गया, जो सभी को ताजगी का अनुभव करा रहा था। जियांग ने सोचा, यह वस्तु तो अद्भुत है, इसे अवश्य प्राप्त करना होगा। जियांग शुआन की आंखों में जिज्ञासा और विस्मय का मिश्रण था। उसने देखा कि हांग यान का घाव धीरे धीरे भर रहा था। जादूगर ने कहा, यह कीट मोम केवल जलाने के लिए नहीं बल्कि चिकित्सा के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। जियांग ने सोचा, अगर यह सच है तो यह हमारे लिए एक अनमोल वस्तु है। उसने जादूगर की ओर देखा, जो अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जादूगर ने कहा, हमारी जनजाति ने इसे कई पीढ़ियों से सुरक्षित रखा है। जियांग ने महसूस किया कि यह व्यापार केवल एक वस्तु का नहीं बल्कि दो जनजातियों के बीच विश्वास और सहयोग का प्रतीक है। वह सोचने लगा, क्या हम इस वस्तु के लिए सही मूल्य दे सकते हैं। जादूगर ने फिर से जार की ओर इशारा किया, इसकी गुणवत्ता और उपयोगिता को समझे। लीडर शुआन। जियांग ने जार को ध्यान से देखा, उसकी आंखों में चमक थी। उसने महसूस किया कि यह एक अवसर है जो उसे अपनी जनजाति के लिए एक नई राह दिखा सकता है। जादूगर ने कहा, इसकी सुगंध और जलने की शक्ति अद्वितीय है। जियांग ने गहरी सांस ली, जैसे कि वह इस क्षण की गहराई को समझने की कोशिश कर रहा हो। जियांग ने जादूगर की आंखों में विश्वास देखा और उसने अपने मन में ठान लिया कि वह इस व्यापार को सफल बनाएगा। उसने कहा, मैं आपको उचित मूल्य दूंगा, लेकिन पहले मुझे यह समझना होगा कि यह वस्तु कितनी महत्वपूर्ण है। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह केवल एक वस्तु नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। जियांग ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया, जैसे कि वह एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहा हो। उसने कहा, मैं अपनी जनजाति के लिए इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। जादूगर ने कहा, तो चलिए हम इस व्यापार को अंतिम रूप देते हैं। जियांग ने अपने मन में एक योजना बनाई कि कैसे वह अपनी जनजाति के लिए इस कीट मोम का उपयोग कर सकता है। उसने महसूस किया कि यह केवल एक व्यापार नहीं बल्कि एक अवसर है जो उनकी जनजातियों के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत कर सकता है। जादूगर ने कहा, हमारे बीच का यह व्यापार केवल वस्तुओं का नहीं बल्कि विश्वास का है। जियांग ने गहरी सांस ली और उसने अपने दिल की गहराई से कहा, मैं इस विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। जियांग और जादूगर के बीच का यह व्यापार एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। जैसे ही उन्होंने हाथ मिलाया, चारों ओर का वातावरण बदल गया। ठंडी हवा में गर्माहट का एहसास हुआ, जैसे कि प्रकृति भी इस नए संबंध का स्वागत कर रही हो। जियांग ने महसूस किया कि यह केवल एक व्यापार नहीं बल्कि एक नई दोस्ती की शुरुआत है। जादूगर ने कहा, हमारी जनजातियां अब एक दूसरे के साथ हैं। जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, हम एक साथ मिलकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। जैसे जैसे वे एक दूसरे के साथ खड़े थे, चारों ओर की प्रकृति ने भी इस पल को अपने में समेट लिया। पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट ने इस क्षण को और भी खास बना दिया। जियांग ने कहा, हमारी दोस्ती की यह शुरुआत हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। जादूगर ने कहा, मैं इस विश्वास को सदा बनाए रखूंगा। इस प्रकार एक नई यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें दोनों जनजातियां एक दूसरे के साथ खड़ी थीं, एक नई दिशा की ओर। जियांग शुआन ने अपने मन में एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह सभी कीट मोम प्राप्त कर लेता है तो वह अपने लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन जुटा सकता है। वह गुफा के चारों ओर देखता है, जहां कीट मोम के जार बिखरे हुए थे। हर जार में एक अलग कहानी थी, एक अलग संभावित उपचार। जादूगरनी की आंखों में एक चमक थी, जैसे वह उसकी योजना को समझ रही हो। उसने कहा, मुखिया शुआन, क्या आप जानते हैं कि कीट मोम का यह पाउडर केवल घावों के लिए नहीं बल्कि कई अन्य बीमारियों के लिए भी उपयोगी है। जियांग शुआन ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में उत्सुकता थी। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन हमें इसे सही तरीके से उपयोग करना होगा। जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी समझदारी ही आपको इस व्यापार में सफल बनाएगी। जियांग शुआन ने गुफा में जारों की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि हमें सभी कीट मोम मिल जाए ताकि हम अपने लोगों को सुरक्षित रख सके। जादूगरनी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में एक गहरी सहमति थी। जियांग शुआन ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, जादूगरनी, मैं जानता हूँ कि यह व्यापार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सही मात्रा में कीट मोम प्राप्त करें। जादूगरनी ने उसकी बात पर ध्यान दिया और मुस्कुराते हुए कहा, आपकी समझदारी ही आपको इस व्यापार में सफल बनाएगी। जियांग शुआन ने अपने मन में एक योजना बनाई। उसने गुफा में जारों की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि हमें सभी कीट मोम मिल जाए। जादूगरनी ने उसकी आंखों में एक चमक देखी और कहा, आपकी योजना में गहराई है। यदि हम सही तरीके से काम करें तो यह व्यापार हमारे लिए लाभकारी होगा। जियांग शुआन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि यह व्यापार केवल एक साधारण लेन देन नहीं था बल्कि यह उनके भविष्य की दिशा तय करेगा। जादूगरनी ने कहा, आपके पास एक अनमोल वस्तु है और हमें इसे सही तरीके से उपयोग करना होगा। जियांग शुआन ने गुफा में चारों ओर देखा, जहां कीट मोम के जार उसकी आंखों के सामने थे। जैसे ही बातचीत समाप्त हुई, जादूगरनी ने अपनी आंखों में एक चमक देखी जो उसकी योजनाओं की गहराई को दर्शाती थी। वह जानती रोशनी ने चारों ओर एक जादुई वातावरण बना दिया था, जिससे सब कुछ एक अलग ही रूप में नजर आ रहा था। शुआन ने होंग यान से कहा, क्या आपको लगता है कि हम सही निर्णय ले रहे हैं? होंग यान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह व्यापार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। जैसे ही वे बड़े लकड़ी के घर की ओर बढ़े, शुआन ने महसूस किया कि यह व्यापार केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं था बल्कि यह उनके बीच एक नई दोस्ती का निर्माण कर रहा था। उनकी बातचीत में एक गहराई थी जो केवल समय के साथ और भी मजबूत होगी।
जैसे ही वे घर के दरवाजे के पास पहुंचे, शुआन ने एक पल के लिए रुककर कहा, हमें इस व्यापार को सफल बनाना होगा, नहीं तो हमारी जनजाति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। होंग यान ने सिर हिलाया और कहा, हम इसे सफल बनाएंगे। जैसे ही वे घर के अंदर पहुंचे, एक गर्माहट ने उन्हें घेर लिया। घर के अंदर की दीवारों पर टंगी पारंपरिक कारीगरी और सजावट ने वातावरण को और भी जीवंत बना दिया। शुआन ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह अपने भीतर की चिंताओं को बाहर निकालना चाहता हो। होंग यान ने कहा, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, हमें यहाँ कुछ समय बिताना चाहिए। शुआन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह हमें एक नई ऊर्जा देगा। उन्होंने एक कोने में बैठने का फैसला किया, जहाँ से वे बाहर की चांदनी देख सकते थे। जैसे ही वे बैठे, होंग यान ने कहा, क्या आपने कभी सोचा है कि यह व्यापार हमारे लिए क्या मायने रखता है? शुआन ने विचार में डूबते हुए कहा, यह केवल सामान का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह हमारे बीच एक नई समझ और सहयोग का प्रतीक है। होंग यान ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि हम दोनों जनजातियों के बीच एक मजबूत बंधन बना सकें। जैसे ही उन्होंने अपनी बातचीत जारी रखी, घर के अंदर की गर्माहट और बाहर की ठंडी हवा के बीच एक अद्भुत संतुलन बना रहा। जैसे ही रात गहराने लगी, शुआन और होंगयान की बातचीत ने एक नई दिशा ले ली। उन्होंने अपने अपने जनजातियों की परंपराओं और संस्कृति के बारे में बात की। शुआन ने कहा, हमारी बैल जनजाति में भी ऐसा ही एक उत्सव होता है, लेकिन यह अधिक प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। हम पेड़ों और जानवरों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उनकी बातचीत में एक गहरी समझ और सम्मान था, जो दोनों जनजातियों के बीच की दूरी को कम कर रहा था। जैसे ही उन्होंने अपने अपने अनुभव साझा किए, एक नई दोस्ती का जन्म हो रहा था। शुआन ने कहा, हमें एक दूसरे के उत्सवों में शामिल होना चाहिए ताकि हम एक दूसरे की संस्कृतियों को समझ सकें। होंगयान ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यह एक अद्भुत विचार है। जैसे ही रात की गहराई बढ़ी, उनकी बातचीत ने एक नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया। जैसे ही रात का अंधेरा गहरा हुआ, शुआन और होंगयान की बातचीत ने एक नई गहराई प्राप्त की। उन्होंने अपने अपने जनजातियों के भविष्य के बारे में विचार विमर्श किया। शुआन ने कहा, अगर हम एकजुट होकर काम करें तो हम अपने जनजातियों को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। होंगयान ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हमें एक दूसरे की ताकतों का सम्मान करना चाहिए और एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, जो उनके इरादों की दृढ़ता को दर्शा रही थी। जैसे ही उन्होंने अपने विचारों को साझा किया, एक नई दिशा की ओर बढ़ने का एहसास हुआ। शुआन ने कहा, हमें अपने लोगों को यह दिखाना होगा कि हम एकजुट हैं। होंगयान ने कहा, बिल्कुल, और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी जनजातियां एक दूसरे की मदद करें। जैसे ही उन्होंने अपनी बातचीत को जारी रखा, घर के अंदर की गर्माहट और बाहर की ठंडी हवा के बीच एक अद्भुत संतुलन बना रहा। गांव के सदस्यों ने जब शाखाएं काटना शुरू किया, तो चारों ओर एक हलचल सी मच गई। लकड़ी की खड़खड़ाहट और पत्तों की सरसराहट ने वातावरण को जीवंत बना दिया। हांगयान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इस समय ये कीड़े मर चुके हैं, केवल कुछ अंडे बचे हैं। जियांग शुआन की आंखों में प्रश्न था, लेकिन अंडे का क्या उपयोग? हांगयान ने समझाया, इन कीड़ों को वैक्स ट्री की पत्तियां खानी पड़ती हैं ताकि वे वैक्स का स्राव कर सकें, और वैक्स ट्री केवल हमारे रॉक शीप जनजाति के क्षेत्र में ही उगती है। उसने पास की ढलान पर सूखी पेड़ों की ओर इशारा किया, देखो वही है वैक्स ट्री। जियांग शुआन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और समझा कि वैक्स कीड़े और वैक्स ट्री दोनों कितने महत्वपूर्ण हैं। उसके मन में एक विचार आया कि अगर वह खुद इन कीड़ों को पाल सके तो क्या होगा, लेकिन हांगयान की बातों ने उसे यह भी बताया कि यह आसान नहीं होगा। फिर भी जियांग शुआन ने हार नहीं मानी। उसके मन में एक उम्मीद थी कि एक बार कोशिश करके देखनी चाहिए। जियांग शुआन के मन में विचारों का तूफान चल रहा था। उसने अपने चारों ओर देखा, जहां लोग शाखाओं को काटकर उन्हें एकत्रित कर रहे थे। अचानक उसे एक नई संभावना का एहसास हुआ। क्या होगा अगर वह खुद इन कीड़ों को पालने लगे? क्या वह अपने जनजाति के लिए एक नई संपत्ति बना सकता है? उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन हांगयान की हंसी ने उसे वास्तविकता में वापस खींच लिया। देखो जियांग, ये कीड़े अब मर चुके हैं। हांगयान की बातें उसके मन में गूंज रही थी। उसने अपने हाथों से अंडों की ओर इशारा किया, जो कि भविष्य की संभावनाओं का प्रतीक थे। जियांग शुआन ने सोचा, अगर मैं इन अंडों को ले जाऊं तो क्या होगा, लेकिन हांगयान ने उसे समझाया कि बिना वैक्स ट्री के ये अंडे बेकार हैं। जियांग ने अपने मन में एक हलचल महसूस की। उसने पास की ढलान पर सूखे पेड़ों को देखा जो वैक्स ट्री थे। यह समझना उसके लिए एक चुनौती थी कि कैसे वह इन कीड़ों और पेड़ों को एक साथ लाने की योजना बना सकता है। उसके मन में एक विचार आया, क्या मैं इस चुनौती को स्वीकार कर सकता हूँ? उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी और उसने ठान लिया कि उसे एक बार कोशिश करनी होगी। जियांग शुआन ने हांगयान की बातों को ध्यान से सुना। उसके मन में सवालों की बौछार थी। उसने महसूस किया कि वैक्स ट्री और वैक्स कीड़े दोनों का एक दूसरे से गहरा संबंध है। हांगयान ने कहा, इन कीड़ों को वैक्स ट्री की पत्तियां चाहिए होती हैं। यह सुनकर जियांग का मन और भी उलझ गया। उसने सोचा, अगर मैं इन कीड़ों को पालना चाहता हूं तो मुझे वैक्स ट्री भी चाहिए। हांगयान ने उसे बताया कि ये पेड़ केवल उनके रॉक शीप जनजाति के क्षेत्र में ही उगते हैं। जियांग ने अपने मन में एक योजना बनाई। उसे यह समझ में आ गया कि अगर वह इस चुनौती को स्वीकार करता है तो उसे न केवल कीड़ों को पालना होगा, बल्कि वैक्स ट्री को भी सुरक्षित रखना होगा। उसने अपनी आंखों में दृढ़ता भरी और कहा, मैं कोशिश करूंगा। हांगयान ने उसकी आंखों में चमक देखी और मुस्कुराया। वह जानता था कि जियांग का यह निर्णय उसके जीवन को बदल सकता है। जियांग ने अपने दिल में एक नई आशा महसूस की, जैसे कि वह एक नई यात्रा पर निकल रहा हो। जियांग शुआन ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस चुनौती का सामना करेगा। उसने अपने दोस्तों से बात की और उन्हें अपने विचारों से अवगत कराया। सभी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उनमें से कुछ ने उसे प्रोत्साहित किया। अगर तुम यह कर सकते हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, एक मित्र ने कहा। जियांग के दिल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथी भी हैं। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कि कैसे वे वैक्स ट्री की रक्षा कर सकते हैं और कीड़ों को पालने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।
जियांग ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की। उन्होंने अपने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और उनके अनुभवों का लाभ उठाया। यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी जिसमें सभी ने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया। जियांग ने अपने मन में एक ठानी हुई भावना महसूस की। वह जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसके साथ उसके दोस्त थे जो उसे हर कदम पर समर्थन देंगे। यदि इन मोम के कीड़ों को बड़े पैमाने पर उगाया जा सके तो भविष्य में वाइन जनजाति के पास उत्कृष्ट चिकित्सा औषधियां और उच्च गुणवत्ता की मोमबत्तियों का एक बड़ा भंडार होगा। मोमबत्तियां एक अपेक्षाकृत स्थिर प्रकाश स्रोत हैं। अन्य जैसे कि मशाले या आग के गड्ढे बहुत अधिक झिलमिलाते हैं, जिससे रात में बारीक काम करने के लिए वे अनुपयुक्त हो जाते हैं। इस विचार में एक संभावित भविष्य की चमक थी जो वाइन जनजाति के लिए एक नई सुबह का संकेत दे रही थी। हांग यान और जियांग शुआन जब लकड़ी के घर की ओर लौटे तो हांग यान ने जियांग शुआन से वाइन जनजाति के बारे में और अधिक जानकारी मांगी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और चिंता का मिश्रण था। उसके मन में यह सवाल था कि क्या वाइन जनजाति जो बर्तन बनाने और नमक रखने में सक्षम थी वास्तव में इतनी मजबूत थी। हांग यान के मन में एक हल्की सी चिंता थी कि जब वे अपने सामान के साथ वहां पहुंचेंगे तो वाइन जनजाति उनके साथ व्यापार नहीं करेगी बल्कि उनके सामान को छीन लेगी। यह सब कुछ उसके लिए एक डरावनी संभावना थी क्योंकि जनजातियों के बीच हत्या और लूटपाट आम बात थी। हांग यान के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसने सोचा कि दिव्य मशरूम, बर्तन और नमक के लिए रॉकशीप जनजाति को कुछ जोखिम उठाने होंगे। यह एक ऐसा निर्णय था जो न केवल उनकी सुरक्षा को प्रभावित कर सकता था बल्कि उनके भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण था। जैसे ही हांग यान और जियांग शुआन ने वाइन जनजाति के बारे में चर्चा की, उनके मन में एक अदृश्य डर का साया था। हांग यान ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर वे हमें लूटने की कोशिश करें? उसकी आवाज में एक हल्की सी थरथराहट थी जो उसके भीतर के डर को दर्शा रही थी। जियांग शुआन ने गहरी सांस ली, जैसे वह अपने विचारों को एकत्रित कर रहा हो। हमारे पास कुछ खास है और हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। उनके बीच की बातचीत में एक गहरी समझ थी जो केवल शब्दों से नहीं बल्कि उनकी आंखों की चमक से भी प्रकट हो रही थी। हांग यान ने कहा, हमारी यात्रा केवल व्यापार के लिए नहीं है बल्कि अपने अस्तित्व के लिए भी है। यह एक ऐसा सत्य था जिसे दोनों ने महसूस किया। जैसे ही उन्होंने अपनी योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, उनके दिलों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। यह एक ऐसा क्षण था जब उन्होंने अपने डर को पार करते हुए एक नई दिशा में कदम बढ़ाने का निश्चय किया। जब हांग यान और जियांग शुआन ने अपने सामान को समेटा और वाइन जनजाति की ओर बढ़ने का निर्णय लिया तो उनके दिलों में एक नई आशा का संचार हुआ। हांग यान ने कहा, यह हमारी यात्रा का एक नया अध्याय है। उसकी आवाज में एक उत्साह था जो उनके साहस को दर्शा रहा था। जियांग शुआन ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे वे एक दूसरे के साहस को महसूस कर रहे हों। जैसे ही वे अपने रास्ते पर बढ़े, चारों ओर की प्रकृति ने एक नया रंग ले लिया। पेड़ जो पहले शांत थे अब जैसे उनके साहस का समर्थन कर रहे थे। हवा में एक हल्की सी खुशबू थी जो उनकी यात्रा की शुरुआत का संकेत दे रही थी। यह एक ऐसा क्षण था जब उन्होंने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए एक नई दिशा में कदम बढ़ाने का निश्चय किया। उनके कदमों की आवाज जो जमीन पर हल्की सी गूंज रही थी, जैसे उनके साहस की गूंज थी। जियांग शुआन ने होंग यान को आश्वस्त करते हुए कहा, वाइन जनजाति दीर्घकालिक व्यापार स्थापित करना चाहती है, इसलिए कोई भी जबरदस्ती नहीं होगी। उसकी आवाज में एक गहरी समझदारी थी, जैसे वह न केवल शब्दों से बल्कि अपने दिल की गहराइयों से भी बोल रहा हो। होंग यान ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में एक मिश्रित भावनाएं थी, माइनस चिंता और आशा का एक अद्भुत संगम। रात का अंधेरा चारों में छाए हुए थे, नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन जब सूरज की पहली किरणें धरती पर बिखरने लगी तो चट्टानी भेड़ जनजाति ने व्यापार के लिए सामान तैयार करना शुरू कर दिया। उन सामानों में कीट मोम भी शामिल थे जो चमकदार और सुगंधित थे। होंग यान ने 200 से अधिक योद्धाओं को लेकर जियांग शुआन और अन्य के साथ वाइन जनजाति की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने तय किया कि व्यापार वाइन जनजाति की सीमा के बाहर किया जाएगा ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में वे सुरक्षित रूप से पीछे हट सकें। जियांग शुआन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चट्टानी भेड़ जनजाति के सभी योद्धा विशाल चट्टानी भेड़ों पर सवार थे जो उनकी ताकत और एकता का प्रतीक था। जैसे ही सूरज की किरणें और तेज होती गईं, होंग यान और उसके योद्धा एकत्रित हुए। उनकी आंखों में उत्साह और साहस की चमक थी। जियांग शुआन ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हम एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं, हमें एकजुट रहना होगा। उसकी आवाज में एक प्रेरक लहजा था जिसने सभी को उत्साहित कर दिया। चट्टानी भेड़ें जो विशाल और शक्तिशाली थीं, उनके नीचे खड़ी थीं जैसे वे किसी महान यात्रा के लिए तैयार हों। हवा में एक हल्की सी गंध थी जो मिट्टी और घास की थी और यह सब कुछ और भी जीवंत बना रही थी। योद्धाओं के बीच बातचीत का शोर था जो उनके साहस और एकता को दर्शा रहा था। होंग यान ने अपने योद्धाओं को एकत्रित किया और उन्हें निर्देश दिए कि उन्हें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। जैसे ही वे आगे बढ़े, चट्टानी भेड़ों की थापों की आवाज ने वातावरण को गुंजित कर दिया। यह एक अद्भुत दृश्य था जिसमें हर योद्धा अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित था। जियांग शुआन ने होंग यान की ओर देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमारी यात्रा शुरू होती है। यह दृश्य एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है जहां हांग यान और उसके साथी जियांग शुआन और अन्य वाइन जनजाति के योद्धा विशाल चट्टानी भेड़ों की पीठ पर सवार हैं। हांग यान की आत्मविश्वास से भरी आवाज गूंजती है, चलो आगे बढ़ो। जैसे ही वह आदेश देता है, 200 से अधिक चट्टानी भेड़ें तेजी से पहाड़ी से नीचे दौड़ने लगती हैं। उनकी गति अद्भुत है, जैसे वे हवा में उड़ रहे
हों। पेड़ों के पैरों से उड़ती धूल का एक बादल बनता है जो आसमान में फैलता है। पहाड़ी की ढलानें उनके लिए सपाट जमीन के समान है। जियांग शुआन अपनी भेड़ की पीठ पर बैठा हुआ चारों ओर के दृश्य को देखता है। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी है, जैसे वह किसी नए रोमांच पर निकल रहा हो। वह सोचता है, काश हमारी वाइन जनजाति के पास भी ऐसे जानवर होते। चट्टानी भेड़ें अपनी तेज गति से दौड़ती हैं और जियांग शुआन को ऐसा महसूस होता है जैसे वह घोड़े की पीठ पर सवार हो। हवा में एक ताजगी है जो उसके चेहरे को छूती है और वह महसूस करता है कि यह यात्रा केवल एक व्यापारिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। पीछे पहाड़ी पर चट्टानी भेड़ जनजाति के लोग उन्हें देखते हैं। उनकी आंखों में चिंता और उम्मीद का मिश्रण है। वे प्रार्थना करते हैं कि उनके योद्धा सुरक्षित लौटें और संभवतः व्यापार से और भी अधिक सामान लेकर आएं। यह दृश्य एक अद्भुत सामंजस्य का प्रतीक है, जहां प्रकृति और मानवता एक साथ मिलकर एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं। जैसे जैसे वे पहाड़ी से नीचे उतरते हैं, जियांग शुआन का मन भिन्न विचारों से भरा होता है। वह सोचता है कि क्या उनकी यात्रा सफल होगी, क्या वे व्यापार में कुछ मूल्यवान सामान ला पाएंगे, क्या वे सुरक्षित लौटेंगे। यह सब सवाल उसके मन में घूमते हैं, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक आशा की किरण है। वह अपने चारों ओर के योद्धाओं को देखता है जो एकजुटता और साहस के प्रतीक हैं। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक है जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जैसे ही भेड़ें तेजी से दौड़ती हैं, जियांग शुआन को महसूस होता है कि वे केवल भेड़ें नहीं हैं, बल्कि उनके साथी हैं। वे एक साथ मिलकर एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं। धूल का बादल उनके चारों ओर फैलता है और वह महसूस करता है कि यह यात्रा केवल भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा की खोज के लिए भी है। वह अपने दिल की गहराइयों में एक नई शक्ति का अनुभव करता है। यह यात्रा उनके लिए एक नई पहचान बन सकती है। जियांग शुआन ने गहराई से सोचा, पहाड़ी कछुआ जनजाति, मच्छर जनजाति और अब चट्टानी भेड़ जनजाति, सभी के पास अपने अपने पशु टोटेम थे जो लड़ाई और यात्रा को बेहद सुविधाजनक बनाते थे। जियांग शुआन के महसूस किया कि ये ड्रैगन फ्लाई अपनी छोटी उम्र के कारण केवल आधे साल तक ही सवारी के लिए उपयुक्त थे। क्या भविष्य में वे कुछ ऐसे जानवरों को पालतू बनाने की कोशिश कर सकते हैं जो उनके साथी बन सकें। यह सोचते सोचते जियांग शुआन ने कल्पना की कि अगर सभी लोग चट्टानी भेड़ों पर सवार होते तो जो यात्रा पहले उन्हें 3 दिनों में पूरी करनी पड़ती थी, वह अब केवल एक दिन से थोड़ा अधिक समय में पूरी हो जाती। जब वाइन जनजाति के योद्धाओं ने विशाल पत्थर के पर्वत और दिव्य वाइन को देखा तो सभी के दिलों में एक अद्भुत राहत की भावना उमड़ पड़ी। उन्होंने अंततः अपनी जनजाति में वापसी की थी। यह दृश्य उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था, जहां उन्होंने अपने संघर्षों को पीछे छोड़ते हुए अपने घर की ओर कदम बढ़ाया। जियांग शुआन की आंखों में एक चमक थी जब उसने सोचा कि कैसे उनकी जनजाति को और मजबूत बनाया जा सकता है। वह अपने साथियों के साथ बैठा था, जहां सभी लोग अपने अपने विचार साझा कर रहे थे। एक युवा योद्धा ने कहा, अगर हम कुछ जानवरों को पालतू बना सके तो हमारी यात्रा और भी तेज हो जाएगी। इस पर सभी ने सहमति जताई। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। उन्होंने अपने मन में यह तय किया कि वह इस दिशा में काम करेंगे। जैसे ही सूर्य की किरणें पेड़ों के बीच से झांकने लगी, वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। जियांग शुआन ने अपने साथियों को उत्साहित करते हुए कहा, हम एक नई यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी ने एकजुट होकर एक दूसरे को प्रेरित किया और उनकी आंखों में एक नया सपना झिलमिलाने लगा। यह एक ऐसा सपना था जिसमें वे अपनी जनजाति को और भी मजबूत बना सकते थे। जैसे ही जियांग शुआन और उसके साथी चोटी पर पहुंचे, उन्हें एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। वहां पर एक विशाल और शक्तिशाली जानवर था जो उनकी कल्पनाओं से परे था। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। जियांग शुआन ने अपने साथियों को इशारा किया कि वे धीरे धीरे आगे बढ़ें। यह जानवर उनकी जनजाति के लिए एक महत्वपूर्ण साथी बन सकता था। सभी ने अपने दिलों में एक नई आशा महसूस की। जियांग शुआन ने कहा, यह हमारा मौका है, हमें इसे पालतू बनाने की कोशिश करनी होगी। जैसे ही उन्होंने उस जानवर की ओर कदम बढ़ाया, वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। जानवर ने उन्हें घूरा और जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल एक जानवर नहीं, बल्कि एक साथी बनने की संभावना थी। सभी ने एकजुट होकर उस जानवर के करीब जाने का साहस जुटाया। यह एक ऐसा क्षण था जो उनके जीवन को बदल सकता था। व्यापार की तैयारी के दौरान जियांग शुआन ने अपने योद्धाओं को निर्देशित किया कि वे सामान को सावधानी पूर्वक संभालें। चट्टान भेड़ जनजाति के योद्धा अपनी सामग्रियों के साथ एकत्रित होकर एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे कि वे एक अनकही कहानी साझा कर रहे हों। जियांग शुआन ने अपनी आवाज को ऊंचा किया, हमें एक दूसरे का विश्वास जीतना होगा। इस पर नानशिंग ने कहा, नेता, हमें उनकी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। जियांग शुआन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, यह व्यापार केवल वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह हमारे बीच एक पुल बनाने का अवसर है। इस दौरान ठंडी हवा में एक हल्की सी गंध थी जो मिट्टी और घास की थी, जो उन्हें इस व्यापार के महत्व का एहसास दिला रही थी। सभी योद्धा एकजुट होकर काम करने लगे, जैसे कि वे एक नई कहानी की शुरुआत कर रहे हों। जब व्यापार की प्रक्रिया शुरू हुई तो चट्टान भेड़ जनजाति के योद्धा अपने सामान को पेश करने लगे। जियांग शुआन और नानशिंग ने ध्यान से देखा कि कैसे हर वस्तु को सम्मान के साथ प्रस्तुत किया जा रहा था। यह केवल व्यापार नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक आदान प्रदान का अवसर था। जियांग शुआन ने चट्टान भेड़ जनजाति के मुखिया से कहा, आपकी जनजाति की कला अद्भुत है। मुखिया ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हमारी कला हमारी पहचान है। इस बातचीत के दौरान दोनों जनजातियों के बीच एक गहरा संबंध बनता गया। ठंडी हवा में एक हल्की सी मिठास थी जो इस पल को और भी
खास बना रही थी। सभी योद्धा एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे कि वे एक नई दोस्ती की शुरुआत कर रहे हों। जियांग शुआन ने कहा, यह व्यापार हमारे लिए एक नई शुरुआत है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और इस पल ने उन्हें एकजुट कर दिया। व्यापार का समापन होते ही जियांग शुआन ने चट्टान भेड़ जनजाति के योद्धाओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, आपका यहाँ आना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हांग यान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हमारी जनजाति के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण अवसर था। सभी योद्धा एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए एक नई दोस्ती की शुरुआत कर रहे थे। ठंडी हवा में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था, जैसे कि यह व्यापार केवल वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं बल्कि एक नई साझेदारी का प्रतीक था। जियांग शुआन ने कहा, हम भविष्य में एक साथ काम करेंगे। इस पर सभी ने एकजुटता से सहमति जताई। जैसे ही चट्टान भेड़ जनजाति के योद्धा अपने सामान के साथ लौटने लगे, जियांग शुआन और नानशिंग ने उन्हें विदाई दी। यह विदाई केवल एक व्यापार का अंत नहीं था, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत थी। सभी के दिलों में एक नई आशा और उत्साह था, जो उन्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा था। जियांग शुआन ने जब जनजाति में कदम रखा, तो उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने सबसे पहले चीशाओ, गाओतेंग और अन्य सदस्यों को चट्टान भेड़ जनजाति के बारे में बताया। उस वहां चट्टान भेड़ जनजाति के योद्धा उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी आंखों में चिंता और सतर्कता थी। वे सभी चट्टान भेड़ की पीठ पर बैठे थे, जैसे किसी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हों। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती, तो वे तुरंत चट्टान भेड़ पर सवार होकर भागने के लिए तैयार थे। उनके पास कीट मोम की एक बड़ी मात्रा थी, जिसे वे किसी भी कीमत पर बचाना चाहते थे। हांग्यान, जो इस व्यापार का इंतजार कर रहा था, ने जियांग शुआन की ओर देखा और उसके चेहरे पर आशा की झलक देखी। मुखिया हांग्यान, आपको इंतजार कराने के लिए खेद है, जियांग शुआन ने कहा, और उसके साथ सैकड़ों योद्धा थे। हांग्यान ने देखा कि वाइन जनजाति के योद्धा जानवरों की खाल के कपड़े पहने हुए थे। उनके हथियार उत्कृष्ट थे और कई ने जानवरों के दांतों से बने बड़े हार पहने हुए थे। यह दृश्य एक नई दुनिया का आभास दे रहा था। जियांग शुआन ने जब चट्टान भेड़ जनजाति के योद्धाओं को देखा, तो उसके मन में एक अदृश्य डर था। वे अपने कीट मोम की रक्षा के लिए किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे। जियांग शुआन ने अपने सामान को व्यवस्थित किया और ध्यान से चट्टान भेड़ जनजाति के मुखिया हांग्यान की ओर देखा। हमारे पास दिव्य मशरूम, मिट्टी के बर्तन और नमक है, उसने कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। हांग्यान ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में संदेह की एक हल्की छाया थी। क्या वाइन जनजाति वास्तव में व्यापार में ईमानदार होगी? यह सवाल उसके मन में घूम रहा था। जियांग शुआन ने अपनी आंखों में विश्वास की चमक के साथ कहा, हमारी जनजाति में कोई कमी नहीं है और हम आपके साथ व्यापार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हांग्यान ने अपने योद्धाओं की ओर देखा और उन्होंने एक दूसरे से कुछ इशारों में बात की। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण है, जहां दोनों जनजातियों के बीच की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगी थीं। यह व्यापार केवल वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि यह एक नई दोस्ती की शुरुआत थी। जैसे ही जियांग शुआन ने अपने सामान को प्रस्तुत किया, चारों ओर की हवा में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। चट्टान भेड़ जनजाति के योद्धा, जो पहले से ही सतर्क थे, अब और भी चौकस हो गए। जियांग शुआन ने अपने हाथों में दिव्य मशरूम को उठाया और कहा, ये मशरूम हमारे लिए विशेष हैं और हम इन्हें आपके कीट मोम के बदले में पेश करते हैं। उसकी आवाज में एक विश्वास था, जो उसके शब्दों को और भी प्रभावशाली बना रहा था। हांग्यान ने ध्यान से मशरूम को देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा और आशंका का मिश्रण था। क्या ये वास्तव में वैसी ही चीजें थी जिनकी उन्हें आवश्यकता थी? जियांग शुआन ने आगे कहा, हमारी जनजाति के पास मिट्टी के बर्तन और नमक भी हैं, जो आपके लिए उपयोगी होंगे। जैसे ही उसने नमक के पैकेट को दिखाया, हांग्यान की आंखों में चमक आई। यह एक ऐसा क्षण था जहां व्यापार की संभावनाएं खुलने लगी थीं। जियांग शुआन ने अपने शब्दों को और भी सशक्त बनाने के लिए कहा, हमारा उद्देश्य केवल व्यापार करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ विश्वास और समझ का निर्माण करना है। इस पर हांग्यान ने गंभीरता से सिर हिलाया और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी। जैसे ही व्यापार की बातचीत आगे बढ़ी, जियांग शुआन ने महसूस किया कि दोनों जनजातियों के बीच एक नई समझ बन रही थी। हांग्यान ने धीरे धीरे अपने योद्धाओं को इशारा किया कि वे अपनी सतर्कता को थोड़ी कम करें। यह संकेत था कि वह जियांग शुआन पर भरोसा करने लगा था। जियांग शुआन ने अपनी आवाज में गर्मजोशी भरते हुए कहा, हमारे बीच का यह व्यापार केवल वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह एक नई मित्रता की शुरुआत है। हांग्यान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकें, तो यह व्यापार हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। इस पर जियांग शुआन ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों जनजातियों के बीच का तनाव धीरे धीरे कम हो रहा था। जियांग शुआन ने अपने सामान को और अधिक विस्तार से पेश किया और हांग्यान ने ध्यान से सब कुछ सुना। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, दोनों पक्षों के बीच की दीवारें गिरने लगी। यह एक ऐसा क्षण था जहां विश्वास की नींव रखी जा रही थी। जियांग शुआन ने कहा, हमारी जनजाति के पास आपके लिए और भी बहुत कुछ है और हम इसे साझा करने के लिए तैयार हैं। हांग्यान की आंखों में अब एक नई चमक थी, जो इस व्यापार की संभावनाओं को दर्शा रही थी। चट्टानी भेड़ जनजाति के योद्धाओं की तुलना में बील जनजाति के हांगशिक्यू और कुछ अन्य योद्धाओं ने एक बड़ा ढेर मिट्टी के बर्तन और नमक लाकर हांग्यान के सामने रखा। हांग्यान ने राम की पीठ से उतरकर बर्तनों को ध्यान से देखा। मिट्टी के बर्तनों में विभिन्न आकार और प्रकार थे। माइनस बर्तन, कटोरे, बर्तन और यहाँ सिर्फ एक बर्तन नहीं था, बल्कि सभी बर्तनों पर यह पैटर्न था, जो यह दर्शाता था कि ये बर्तन बेल जनजाति का द्वारा बनाए गए थे। यह एक प्रकार का प्रमोशनल मार्क भी था, जिससे अन्य लोग जान सकते थे कि ये सामान बेल जनजाति के हैं। हांग्यान ने नमक वाले बर्तन को देखा और उसकी शुद्धता देखकर आश्चर्यचकित रह गया। बेल जनजाति का नमक हल्के लाल रंग का था और इसमें कोई अशुद्धता नहीं थी। हांग्यान ने नमक का एक चुटकी उठाया और मुंह में डालते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसे पता चला कि बेल जनजाति का नमक साफ और स्वादिष्ट था, जिसमें कोई कड़वाहट नहीं थी।
जियांग शुआन हंसते हुए बोला, प्रमुख हांग यान, आपको हमारे बेल जनजाति के नमक का स्वाद कैसा लगा? हांग यान ने अपनी अंगुली से ऊपर की ओर इशारा किया और कहा, बहुत अच्छा नमक। जियांग शुआन ने फिर बर्तनों की ओर इशारा किया, हमारी बेल जनजाति के बर्तन अन्य जनजातियों से कम नहीं है ना? हांग यान ने ईमानदारी से कहा, यह वास्तव में बहुत अच्छे हैं, यहाँ तक कि जो हमने अन्य जनजातियों से व्यापार किए थे उनसे भी बेहतर। हांग यान ने आगे पूछा, प्रमुख शुआन, दिव्य मशरूम का क्या हुआ? दिव्य मशरूम व्यापार करने का एक महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि चट्टानी भेड़ जनजाति की जादूगरनी को इसकी अत्यंत आवश्यकता थी। हांग यान ने बर्तनों की सुंदरता को देखकर मन ही मन उनकी सराहना की। मिट्टी के बर्तनों पर बने जटिल डिजाइन जैसे जीवन के विभिन्न रंगों को दर्शाते थे। हर बर्तन में एक कहानी छिपी हुई थी, जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। जैसे ही उसने एक बर्तन को उठाया, उसके हाथों में मिट्टी की ठंडक का एहसास हुआ, जो उसे उस जनजाति की मेहनत और कला का एहसास दिला रहा था। बर्तन की सतह पर उकेरे गए फूलों और जानवरों की आकृतियां जैसे जीवंत हो उठी थी, मानो वे उसे अपने साथ किसी और दुनिया में ले जाने के लिए तैयार हों। हांग यान ने नमक के बर्तन को उठाया और उसकी सुगंध ने उसके मन में एक नई ऊर्जा भर दी। नमक की शुद्धता और रंग ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसने एक चुटकी नमक मुंह में डालते ही उसकी ताजगी का अनुभव किया। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने उसे अद्भुत आनंद दिया। यह तो अद्भुत है, उसने मन में सोचा। जियांग शुआन की हंसी ने उसे वर्तमान में वापस लाया। प्रमुख हांग यान, क्या आपको हमारे नमक का स्वाद पसंद आया? हांग यान ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा नमक। यह सुनकर जियांग शुआन ने गर्व से कहा, हमारी बेल जनजाति का सामान हमेशा से बेहतरीन रहा है। हांग यान ने सहमति में सिर हिलाया, यह सच है, आपके बर्तन वास्तव में अद्वितीय हैं। इस बातचीत के बीच हांग यान के मन में दिव्य मशरूम की यादें ताजा हो गईं। उसे याद आया कि उसकी जनजाति की जादूगरनी ने उसे इसकी खोज करने के लिए कहा था। जियांग शुआन ने जब हांग यान से कीट मोम का थैला लिया तो उसके मन में एक हल्की सी खुशी का अनुभव हुआ। वह जानता था कि यह व्यापार केवल वस्तुओं का नहीं था, बल्कि यह एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास का प्रतीक था। हांग यान ने जब जियांग की ओर देखा तो उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की किरण थी। मुखिया शुआन, क्या आप हमारे साथ कुछ समय बिता सकते हैं? हांग यान ने निवेदन किया। जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं आपके साथ समय बिताने के लिए तैयार हूँ। दोनों जनजातियों के योद्धा अब एक दूसरे के प्रति मित्रवत हो चुके थे। हांग यान ने अपने योद्धाओं को इशारा किया कि वे कुछ खाने पीने का सामान लाएं। जियांग ने अपने साथियों को भी बुलाया। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी दावत का आयोजन हुआ। वहां हंसने खिलखिलाने की आवाजें गूंज रही थीं और सभी के चेहरे पर खुशी थी। जियांग और हांग यान के बीच बातचीत में एक नई दोस्ती का जन्म हो रहा था। हांग यान ने जियांग से कहा, हमारी जनजाति में आपका स्वागत है और हम आपके साथ और व्यापार करना चाहेंगे। जियांग ने कहा, मैं भी आपकी जनजाति की संस्कृति और परंपराओं के बारे में जानना चाहता हूँ। इस तरह एक नई साझेदारी की नींव रखी जा रही थी। दावत के दौरान हांग यान ने जियांग शुआन से अपनी जनजाति की परंपराओं के बारे में बात की। उसकी आवाज में गर्व और उत्साह था। हमारी जनजाति में हम हर वर्ष एक बड़ा उत्सव मनाते हैं, जहां रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग नृत्य कर रहे थे और चारों ओर खुशियों की गूंज थी। हांग यान ने कहा, हमारी जनजाति के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और हम हमेशा नए मित्रों का स्वागत करते हैं। जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, मैं भी आपकी जनजाति के उत्सव में भाग लेना चाहूंगा। हांग यान की आंखों में चमक आ गई। आपका स्वागत है मुखिया शुआन। दावत के दौरान दोनों जनजातियों के योद्धा एक दूसरे के साथ मिलकर हंसते और बातें करते रहे। वातावरण में एकता और भाईचारे की भावना थी। जियांग ने महसूस किया कि यह व्यापार केवल वस्तुओं का नहीं, बल्कि एक नई दोस्ती का आरंभ है। दोनों जनजातियों के बीच एक मजबूत बंधन बन रहा था, जो भविष्य में और भी मजबूत होगा। जियांग शुआन और हांग यान के बीच की दोस्ती गहराती जा रही थी। दावत के बाद दोनों ने एक दूसरे से अपने अपने जनजातियों की कहानियां साझा की। जियांग ने कहा, हमारी जनजाति ने कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। हांग यान ने सहमति में सिर हिलाया। हमारी जनजाति भी कठिन समय से गुजरी है, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे का सहारा बने रहे। दोनों ने एक दूसरे की कहानियों में समानता पाई और यह उनके बीच एक गहरा बंधन बना रहा। जियांग ने कहा, हमारी दोस्ती केवल व्यापार तक सीमित नहीं होगी, बल्कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करेंगे। हांग यान ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। इस प्रकार एक नई साझेदारी का जन्म हो रहा था, जो केवल व्यापारिक नहीं बल्कि एक गहरी मित्रता पर आधारित थी। दोनों जनजातियों के बीच एक नई उम्मीद की किरण जग रही थी, जो भविष्य में और भी उज्जवल होगी। हांग यान ने अच्छे पत्थरों, जानवरों की खाल, हड्डियां और दांतों का व्यापार करते हुए वाइन जनजाति से एक मुश्ती का बर्तन, 2 मिट्टी के जार और एक मिट्टी का कटोरा प्राप्त किया। व्यापार पूरा होते ही दोनों पक्ष अत्यंत संतुष्ट थे। हांग यान के मन में जियांग शुआन के प्रति सकारात्मक छवि और भी गहरी हो गई। मुखिया हांग यान, क्या हमारे जनजाति से कुछ धूम्रपान किया हुआ मांस है? इसे अपने सफर में ले जाइए। जियांग शुआन ने हांग यान को सूखे मांस का एक छोटा थैला दिया। यह मुझे नहीं पता कि मुझे लेना चाहिए या नहीं, हांग यान ने संकोच करते हुए कहा। इसे ले जाइए और हम आशा करते हैं कि आप अगली बार फिर से हमारे साथ व्यापार करेंगे। ठीक है, धन्यवाद मुखिया शुआन, हम निश्चित रूप से अगली बार लौटेंगे। रॉक शीप जनजाति के सदस्य वहां से चले गए और वाइन जनजाति के सदस्य भी लौट आए। लौटते समय हांग यान ने सूखे मांस का एक टुकड़ा निकाला, उसे मुंह में रखा और कुछ समय चबाने के बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। नमकीन, यह नमकीन है। हांग यान ने अंततः महसूस किया कि जियांग शुआन द्वारा दिया गया सूखा मांस नमक लगा हुआ था। हांग यान ने एक गहरी सांस ली। मुखिया शुआन वास्तव में एक अच्छे व्यक्ति हैं, उनके साथ व्यापार करना सुखद है। रॉक शीप जनजाति के अन्य योद्धाओं ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि वाइन जनजाति के लोगों ने उन्हें भी कुछ सूखे फल दिए थे।
होंगयान और उसकी पार्टी रॉक शीप जनजाति में लौट आई। उनकी सफल वापसी ने जनजाति में खुशी की लहर दौड़ा दी, क्योंकि अब उनके पास मांस पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन और जार थे। इसके अतिरिक्त उन्हें खाने के लिए कीमती नमक भी मिला था। रॉक शीप जनजाति के जादूगर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने दिव्य मशरूम को काटा और धीरे धीरे चबाने लगा। जैसे ही उसने उसे निगला, उसकी आंखें धुंधली हो गई। वह एक पत्थर की गुफा को देख रहा था जो घास से ढकी हुई थी, और अनगिनत रॉक शीप खुशी से मैदानों में दौड़ते और चरते हुए दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखों के सामने कुछ जादुई पौधे और अजीब जानवर आसमान में उड़ते हुए भी नजर आए। अंततः उसने एक विशाल रॉक शीप को देखा। भेड़ का भगवान, मैं आखिरकार भेड़ के भगवान को फिर से देख रहा हूँ। बू हू। रॉक शीप जनजाति का जादूगर रोने लगा। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। जनजाति का टोटेम भगवान बहुत समय पहले चला गया था, यहाँ तक कि टोटेम आत्मा भी बिखर गई थी। एक जादूगर के रूप में यह सबसे दर्दनाक बात थी, क्योंकि उसने जितनी बार भी प्रार्थना की, उसे भगवान से कोई उत्तर नहीं मिला। अब दिव्य मशरूम की मदद से उसने अंततः जनजाति के टोटेम भगवान को देखा, जो उसके लिए एक विशाल मानसिक सांत्वना थी। रॉक शीप जनजाति के जादूगर की आंखों में आंसू थे, जो उसकी गहरी भावनाओं को दर्शा रहे थे। वह अपने जनजाति के लिए एक नई आशा की किरण देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह अपने अतीत की यादों में खो गया हो। वह सोचने लगा कि कैसे उनकी जनजाति ने कठिनाइयों का सामना किया है, और अब एक बार फिर से उन्हें अपने भगवान का दर्शन हुआ है। उसकी आंखों के सामने वह दृश्य था जहां भेड़ का भगवान अपने विशाल आकार में प्रकट हो रहा था। उसके चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई थी। जादूगर ने अपने हाथों को आसमान की ओर उठाया, जैसे वह अपने भगवान को पुकार रहा हो। हे भेड़ के भगवान, क्या आप हमें फिर से आशीर्वाद देंगे? उसकी आवाज में एक गहरी प्रार्थना थी। जनजाति के अन्य सदस्य भी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। वे सभी एक साथ मिलकर प्रार्थना करने लगे, और वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा। जैसे जैसे वे प्रार्थना करते गए, जादूगर ने महसूस किया कि उनके दिलों में एक नई शक्ति का संचार हो रहा है। यह शक्ति उन्हें एकजुट कर रही थी, और वे सभी मिलकर अपने भगवान से आशीर्वाद मांग रहे थे। जैसे जैसे प्रार्थना का समय बढ़ता गया, रॉक शीप जनजाति के लोग अपनी आस्था में और भी गहराई से डूबते गए। जादूगर की आंखों में चमक थी, और उसके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष का भाव था। उसने महसूस किया कि उनकी प्रार्थनाएं सुनाई दे रही हैं, और भेड़ का भगवान उनके साथ है। अचानक आसमान में एक हल्की चमक दिखाई दी, जैसे किसी दिव्य शक्ति का आगमन हो रहा हो। जनजाति के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में आश्चर्य और खुशी का मिश्रण था। क्या यह सच है? एक युवा योद्धा ने कहा। क्या भेड़ का भगवान वास्तव में हमारे बीच है? जादूगर ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। हाँ, यह सच है, हमें विश्वास रखना होगा, उसने कहा। जैसे ही उसने यह कहा, आसमान में एक विशाल भेड़ का आकार उभरा, जो धीरे धीरे उनके सामने प्रकट हो रहा था। जनजाति के लोग मंत्रमुग्ध होकर उसे देख रहे थे, जैसे समय थम गया हो। भेड़ का भगवान अपनी दिव्य उपस्थिति से उन्हें आशीर्वाद दे रहा था, और एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था। जियांग शुआन ने डोंग कुई को दरवाजे पर खड़ा देखा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट थी। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छू लिया, जिससे उसके गालों पर हल्की लालिमा आ गई। मुखिया शुआन, डोंग कुई ने कहा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी। हमें कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। जियांग शुआन ने उसे अंदर बुलाया, और दोनों बांस के घर के भीतर चले गए। अंदर का वातावरण गर्म था। बांस की दीवारों से आती हुई हल्की सी खुशबू ने उन्हें आरामदायक महसूस कराया। डोंग कुई ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमारे जनजाति के लिए कुछ खतरे मंडरा रहे हैं। जियांग शुआन ने उसकी आंखों में गंभीरता देखी। क्या खतरा है? उसने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। डोंग कुई ने बताया कि कुछ बाहरी लोग उनकी भूमि पर नजर गड़ाए हुए हैं, और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए योजना बनानी होगी। जियांग शुआन ने सिर हिलाया। हमें एकजुट होकर इस समस्या का सामना करना होगा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में दृढ़ता देखी, जैसे कि वे एक नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। बाहर की ठंडी हवा के बावजूद उनके दिलों में एक गर्मी थी, जो उन्हें एकजुट करती थी। जियांग शुआन और डोंग कुई ने अपनी चर्चा को गहराई से जारी रखा। जैसे जैसे वे बात कर रहे थे, बाहर की ठंडी हवा की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। हमें अपने लोगों को सुरक्षित रखना होगा, डोंग कुई ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो हमें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जियांग शुआन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। हमें एक योजना बनानी होगी, उसने कहा। हमारे पास समय कम है। डोंग कुई ने सहमति में सिर हिलाया। हमें अपने सबसे मजबूत योद्धाओं को इकट्ठा करना होगा और उन्हें प्रशिक्षित करना होगा। जियांग शुआन ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, हमारी जनजाति की ताकत हमारी एकता में है। अगर हम एकजुट होकर खड़े होते हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में दृढ़ता देखी, जैसे कि वे एक नई राह पर चलने के लिए तैयार थे। बाहर की ठंडी हवा ने उनके विचारों को और भी मजबूत किया, जैसे कि यह उन्हें चुनौती दे रही हो। जियांग शुआन और डोंग कुई ने अपनी योजना को अंतिम रूप देने के बाद वे बाहर निकले। ठंडी हवा ने उनके चेहरे को छू लिया, लेकिन उनके दिलों में एक नई ऊर्जा थी। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी, जियांग शुआन ने कहा। उसकी आवाज में उत्साह था। तांग युआन, जो अब पूरी तरह से जाग चुका था, उनके पीछे पीछे चल रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी। जैसे ही वे यार्ड में पहुंचे, जियांग शुआन ने अपने लोगों को इकट्ठा करने का निर्णय लिया। सभी को इकट्ठा करो, उसने जोर से कहा। उसकी आवाज जंगल में गूंज गई। लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। उनकी आंखों में जिज्ञासा और चिंता थी।
जियांग शुआन ने उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया और जैसे जैसे वो बोलता गया, लोगों के चेहरे पर विश्वास की एक नई चमक दिखाई देने लगी। हम एकजुट होकर इस खतरे का सामना करेंगे, उसने कहा। हमारी ताकत हमारी एकता में है। तांग युआन ने भी अपनी आवाज में एक उत्साह भरी चहक की, जैसे कि वह भी इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता हो। जियांग शुआन ने देखा कि उसके लोग अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और एकजुट महसूस कर रहे थे। जैसे ही डोंग क्वी ने सुई को खाल में डाला, उसे एक अद्भुत संतोष का अनुभव हुआ। उसकी उंगलियां, जो पहले थोड़ी अनिश्चित थीं, अब आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। उसने महसूस किया कि यह केवल कपड़ा नहीं था, बल्कि यह उसकी पहचान, उसकी संस्कृति और उसकी परंपरा का प्रतीक था। हर टांका, हर धागा जैसे उसके पूर्वजों की कहानियां बुन रहा हो। उसने सोचा, क्या मैं इस कला को आगे बढ़ा सकूंगी? उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके सपनों को दर्शा रही थी। बांस के शेड में हल्की सी हवा चल रही थी, जिससे उसके बाल लहराने लगे। उसने गहरी सांस ली और अपने काम में खो गई। जैसे जैसे वह सीने में आगे बढ़ी, उसे लगा कि वह अपने पूर्वजों के साथ जुड़ रही है। उसकी उंगलियां, जो अब सुई को मजबूती से पकड़ रही थीं, जैसे एक नई कहानी को जन्म दे रही थी। डोंग क्वी ने महसूस किया कि यह प्रक्रिया केवल कपड़े बनाने की नहीं थी, बल्कि यह एक यात्रा थी जो उसे अपनी जड़ों से जोड़ रही थी। उसने अपने चारों ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि यह जगह उसके लिए कितनी खास थी। यहाँ की हर चीज, हर आवाज और हर गंध उसे अपने घर की याद दिलाती थी। दिन के अंत में जब सूर्य अस्त हो रहा था, जियांग शुआन और डोंग क्वी ने अपने काम को पूरा किया। उन्होंने जो पत्थर के औजार बनाए थे, उन्हें देखकर उन्हें गर्व महसूस हुआ। जियांग शुआन ने कहा, हमने आज बहुत अच्छा काम किया है। डोंग क्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह हमारे लिए एक नई शुरुआत है। जैसे ही उन्होंने अपने औजारों को देखा, उनके मन में एक नई उम्मीद जागी। उन्होंने सोचा कि अगर वे इसी तरह मेहनत करते रहे तो उनकी जनजाति के लोग भी एक दिन अच्छे पत्थर के औजारों का उपयोग कर सकेंगे। सूर्य की किरणें धीरे धीरे क्षितिज में समा रही थीं और आसमान में सुनहरे रंगों का जादू बिखर रहा था। यह दृश्य उनके दिलों में एक नई प्रेरणा भर रहा था। जियांग शुआन ने कहा, हमारी मेहनत का फल अवश्य मीठा होगा। डोंग क्वी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, हम एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने भविष्य के प्रति एक नई दृष्टि बनाई। जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, उन्होंने अपने औजारों को सुरक्षित रखा और एक दूसरे के साथ मिलकर अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। जियांग शुआन ने हैरानी से पूछा, किसने कहा निकाला जाएगा? डोंग क्वी ने कहा, निकाल दिया। जियांग शुआन ने मगथा दिखाना एक रखा और जनाब मुझे कहना कि इनक्यू एनेजोन 23वीं सदी को अंततः वाइन जनजाति की सच्ची सदस्य बन जाएगी और कभी बाहर निकाली जाना चाहती। जियांग शुआन ने हैरानी से पूछा, किसने कहा कि तुम्हें बाहर निकाला जाएगा? डोंग क्वी ने कहा, हर जनजाति को कोई आपदा का सामना करना पड़ा। जियांग शुआन कुछ क्षण के लिए शब्दहीन रह गया। सभी के पास प्राथमिकताएं होती हैं। अगर सच में कोई आपदा आई तो असली जनजाति के सदस्य पहले माने जाएंगे। डोंग क्वी ने प्रतिवाद किया, लेकिन अगर जनजाति को कोई आपदा का सामना करना पड़ा। जियांग शुआन कुछ क्षण के लिए शब्दहीन रह गया। सभी के पास प्राथमिकताएं होती हैं। अगर सच में कोई आपदा आई तो असली जनजाति के सदस्य पहले माने जाएंगे। डोंग क्वी ने पति कहा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ बच्चे चाहती हूँ ताकि तुम बच्चों के लिए मुझे बाहर न निकाल सको। जियांग शुआन ने डोंग क्वी के चेहरे को देखा। वह बहुत बड़ी नहीं थी, अभी भी थोड़ी अपरिपक्व थी और उसका शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, लेकिन शायद कठोर वातावरण के कारण उसकी मानसिकता पहले से ही एक असली वयस्क की तरह परिपक्व हो गई थी, जो अपने शरीर का उपयोग करके कुछ लाभ प्राप्त करना जानती थी। सच में जियांग शुआन को उसके लिए थोड़ी दया महसूस हुई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह डोंग क्वी को स्वीकार करेगा। जियांग शुआन का मानना था कि लोगों को थोड़ी अधिक आत्मनियंत्रण होना चाहिए। जियांग शुआन की सीमा यह थी कि बिना किसी भावना या समझ के अस्वीकार्य चीजें नहीं करनी चाहिए। जियांग शुआन कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंततः वह चुप रहा। डोंग क्वी ने फिर से अपना सिर झुकाया और पत्थर के औजारों को पीसने लगी। आग के गड्ढे में जलती लकड़ियों की चटकने की आवाज कभी कभी सुनाई देती थी, जबकि बर्तन में पानी धीरे धीरे उबलने लगा और खाना लुढ़कने लगा। फ्रॉस्टफॉल के बाद शिकार दल के योद्धा अपने कार्य में पूरी तरह से डूब गए थे। वे जंगल की गहराइयों में चुपचाप और सावधानी से शिकार करने में लगे थे। हर एक शिकार के लिए उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए तैयार हों। दूसरी ओर मछली पकड़ने वाले योद्धा पानी के किनारे पर खड़े थे। उनकी आंखों में समुद्र की गहराई का रहती थे, जबकि कीटमोम का 2/3 हिस्सा सीधे तौर पर चीशाओ द्वारा सुरक्षित रखा गया, जो इसके औषधीय गुणों का अध्ययन करने के लिए उत्सुक था। 1/3 कीटमोम को बांस के ट्यूबों में डालने के बाद उसमें एक मजबूत तेल शोषक पतली रस्सी रखी गई। जब कीटमोम सूख जाएगा तो केवल बांस के ट्यूब को तोड़कर एक मोटी मोमबत्ती प्राप्त की जा सकेगी। यह मोमबत्ती जलने पर एक ताजगी भरी सुगंध छोड़ती है और इसकी लौ स्थिर होती है, जो रात में रोशनी के लिए उपयुक्त है। जियांग शुआन ने कीटमोम का काम खत्म करने के बाद स्टोन माउंटेन पर विशाल ड्रैगन फ्लाई की ओर देखा। ये विशाल ड्रैगन फ्लाई प्राचीन बेल पर चिपके हुए थे और पिछले 2 दिनों से हिले नहीं थे। जियांग शुआन को पता था कि वे संभवतः पहले ही ठंड से मर चुके हैं, जैसे पिछले वर्ष का विशाल ड्रैगन फ्लाई। ये विशाल ड्रैगन फ्लाई उनके साथ मच्छर जनजाति तक गए थे, उनके साथ लड़ाई लड़ी थी और आपूर्ति ले जाने का कार्य किया था। जियांग शुआन और चीशाओ ने स्टोन माउंटेन के पास पहुंचते ही विशाल ड्रैगन फ्लाई की स्थिति को देखकर उनके दिलों में एक गहरी चिंता का साया छा गया। ड्रैगन फ्लाई की आंखें बंद थीं और उनकी चमकदार पंखों की चमक अब धुंधली हो गई थी। जियांग शुआन ने धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया। उसके हाथ में बांस का ट्यूब मजबूती से पकड़ा हुआ था। हमें उन्हें बचाना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी। चीशाओ ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, हमें उन्हें फिर से जीवित करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने बांस के ट्यूब को खोला और उसमें से कीट मोम को बाहर निकाला। जैसे ही मोम की सुगंध हवा में फैली, ड्रैगन फ्लाई के चारों ओर एक हल्की सी चमक दिखाई दी। जियांग शुआन ने मोम को धीरे धीरे ड्रैगन फ्लाई के पंखों पर लगाया। इस प्रक्रिया में उन्होंने महसूस किया कि ड्रैगन फ्लाई की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। जियांग शुआन का दिल खुशी से भर गया। यह काम कर रहा है, उसने चीशाओ को बताया। चीशाओ ने भी उत्साह में कहा, हमें और अधिक मोम की आवश्यकता है। उन्होंने तेजी से और अधिक मोम निकाला और ड्रैगन फ्लाई के चारों ओर लगाना शुरू किया। जैसे जैसे मोम का स्पर्श ड्रैगन फ्लाई के पंखों पर होता गया, उनकी चमक लौटने
लपकने लगी। इस अद्भुत क्षण में दोनों ने महसूस किया कि वे न केवल ड्रैगन फ्लाई को बचा रहे हैं बल्कि अपने भीतर की आशा और साहस को भी पुनर्जीवित कर रहे हैं। यह एक जादुई पल था जहां प्रकृति और मानवता का मिलन हो रहा था। जियांग शुआन और चिशाओ ने बांस के घर की ओर बढ़ते हुए आसमान में गरुड़ की उड़ान को ध्यान से देखा। गरुड़ की विशाल परछाई उनके ऊपर से गुजरी और एक अद्भुत एहसास उनके दिलों में उमड़ने लगा। जियांग शुआन के मन में पुरानी जादूगरनी की यादें ताजा हो गईं। वह उसकी जादुई कहानियों को याद करने लगा जो उसने बचपन में सुनी थी। गरुड़ की आवाज ने उसे एक बार फिर उस जादू की दुनिया में खींच लिया। चिशाओ ने उत्सुकता से कहा, क्या तुम सोचते हो कि वह हमें पहचानती है? जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, उम्मीद है, उसने हमें कभी नहीं भुलाया। जैसे जैसे वे बांस के घर के करीब पहुंचते गए, जियांग शुआन के दिल की धड़कन तेज हो गई। घर के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि गरुड़ धीरे धीरे नीचे आ रहा है। उसकी विशाल पंखों की आवाज हवा में गूंज रही थी, जैसे कोई प्राचीन गाथा गा रहा हो। जियांग शुआन ने अपने हाथों को फैलाया, जैसे वह गरुड़ को अपने पास बुला रहा हो। चिशाओ ने भी उसके साथ मिलकर गरुड़ का स्वागत करने के लिए अपने हाथ उठाए। गरुड़ ने अपनी विशाल आंखों से उन्हें देखा और उस पल में समय जैसे थम गया। जियांग शुआन और चिशाओ ने गरुड़ को उड़ते हुए देखा और उनके दिलों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। जैसे जैसे गरुड़ आसमान में ऊंचा उठता गया, उनकी आंखों में चमक आ गई। जियांग शुआन ने कहा, क्या तुम सोचती हो कि वह हमें फिर से देखने आएगी? चिशाओ ने उत्सुकता से कहा, हमें विश्वास रखना चाहिए, पुरानी जादूगरनी हमेशा हमारे साथ है। यह सुनकर जियांग शुआन ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में विश्वास की एक नई किरण थी। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक गरुड़ नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन में एक नई दिशा का प्रतीक था। जैसे जैसे वे बांस के घर के पास खड़े रहे, उन्होंने आसमान में गरुड़ की उड़ान को देखते हुए अपने भविष्य के सपनों को संजोया। गरुड़ की उड़ान ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। ची शाओ ने कहा, चलो हम भी अपने सपनों की ओर बढ़ें। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चलो। चिशाओ अक्सर उस स्थान को साफ करने के लिए जाती थी। एक दिन आसमान में एक काला विशाल गरुड़ चक्कर लगाता हुआ दिखाई दिया। उसकी विशाल परछाई ने धरती पर गिरते ही सभी को भयभीत कर दिया। जो लोग हाल ही में वाइन जनजाति में शामिल हुए थे और जिन्होंने कभी इस विशाल गरुड़ को नहीं देखा था, उसके पैरों में डर के मारे तुम भी चतर थे क्या? बदुज साधुरनी, जो मोटी जानवरों की खाल पहने हुए थी, गरुड़ की पीठ पर धीरे धीरे खड़ी हुई। उसने दो जानवरों की खाल के थैले खोले और गरुड़ के पंख के साथ नीचे उतरने लगी। जब उसने वाइन जनजाति और बांस के घर को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे इस छोटे जीवन जनजाति से विशेष लगाव था। पुरानी जादूगरनी, मुझे लगा तुम वापस नहीं आओगी। जियांग शुआन खुशी खुशी बांस के घर के पास दौड़ पड़ा। पुरानी जादूगरनी ने जियांग शुआन की ओर देखा और अचानक उसके चेहरे पर चार क्षैतिज धारियां देखी, जिससे वह चौंकी। चार रंग योद्धा, हाहा, मैंने चार रंगों में सफलता प्राप्त की, जियांग शुआन ने विनम्रता से कहा, लेकिन उसकी आंखों में गर्व का भाव था। पुरानी जादूगरनी ने पत्थर के पहाड़ की ओर देखा और भी अधिक आश्चर्यचकित होकर बोली, क्या दिव्य वाइन ने सफलता प्राप्त की है? यह दिव्य वाइन पुरानी जादूगरनी के लिए और भी अधिक शक्तिशाली महसूस हो रहा था। इसकी दिव्य शक्ति समुद्र की तरह विशाल थी, जो पहले से पूरी तरह से भिन्न थी। जैसे ही गरुड़ ने जमीन पर लैंड किया, उसके पंखों की छाया ने चारों ओर एक रहस्यमय वातावरण बना दिया। जनजाति के लोग, जो पहले भयभीत थे, अब धीरे धीरे उत्सुकता से गरुड़ की ओर देखने लगे। पुरानी जादूगरनी ने जब गरुड़ की पीठ से उतरकर अपने थैले खोले तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। उसने अपनी आंखों में एक गहरी समझदारी का भाव लाया, जैसे वो इस छोटे से जनजाति के इतिहास को जानती हो। मैंने तुम्हें याद किया, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक मीठा सा जादू था। जियांग शुआन, जो उत्साह से भरा हुआ था, उसके पास आया। क्या तुमने सच में चार रंगों में सफलता प्राप्त की? उसने गर्व से कहा। पुरानी जादूगरनी ने उसकी आंखों में झांका और कहा, यह केवल तुम्हारी मेहनत का फल है। उसके शब्दों में एक प्राचीन ज्ञान की गहराई थी। चारों ओर की हवा में एक हल्की सी खुशबू थी, जैसे कि नई शुरुआत की महक। जनजाति के लोग अब एकजुट होकर गरुड़ और जादूगरनी की ओर बढ़ रहे थे। उनके दिलों में आशा और उत्साह का संचार हो रहा था। इस क्षण में सब कुछ एक नई दिशा में बढ़ रहा था। जैसे ही जनजाति के लोग एकजुट हुए, पुरानी जादूगरनी ने अपनी आवाज को ऊंचा किया। हमने कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब हम एक नई शक्ति के साथ खड़े हैं। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो सभी के दिलों में गूंज रही थी। दिव्य वाइन की शक्ति हमें एकजुट करेगी। जनजाति के लोग उसकी बातों पर ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरों पर विश्वास और आशा की चमक थी। हम सब मिलकर इस शक्ति का उपयोग करेंगे और एक नई कहानी लिखेंगे। उसकी बातें जैसे एक जादू का काम कर रही थीं। चारों ओर का वातावरण अब उत्साह से भर गया था। जनजाति के योद्धा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और उनके दिलों में एक नई उमंग थी। पुरानी जादूगरनी ने एक बार फिर गरुड़ की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है, उसने कहा, और हमें आगे बढ़ना है। उसके शब्दों ने सभी को प्रेरित किया, जैसे कि एक नई सुबह का सूरज उग रहा हो। जैसे ही पुरानी जादूगरनी ने अपनी बात समाप्त की, जनजाति के लोग एकजुट होकर गरुड़ की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में एक नई आशा थी, जैसे वे एक नई यात्रा के लिए तैयार हो रहे हों। हम सब मिलकर इस शक्ति का उपयोग करेंगे, एक योद्धा ने कहा। हमारी मेहनत अब रंग लाई है। पुरानी जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास एक अद्भुत भविष्य है। उसकी आंखों में एक चमक थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। चारों ओर का वातावरण अब एक नई ऊर्जा से भर गया था। जनजाति के लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और उनके दिलों में एक नई उमंग थी। हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है, पुरानी जादूगरनी ने कहा। हमें आगे बढ़ना है। उसकी आवाज में एक शक्ति थी जो सभी को एकजुट कर रही थी। जैसे ही वे गरुड़ की ओर बढ़े, चारों ओर की हवा में एक नई महक थी जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। यह एक नई सुबह का संकेत था, जहां हर कोई एक नई दिशा में बढ़ने के लिए तैयार था। जैसे ही बातचीत आगे बढ़ी, पुरानी जादूनी महिला ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। उसने कहा,
मैंने जो कुछ भी देखा है वह सब मेरे दिल में अंकित है। मेरे अनुभवों ने मुझे सिखाया है कि जीवन में कठिनाइयां आती है, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। जियांग शुआन ने कहा, आपने जो कुछ भी सहा है वह हमें सिखाता है कि हमें एकजुट रहना चाहिए। पुरानी जादुनी महिला ने फिर से आंखें खोलीं और कहा, हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए, लेकिन हमें अपने भविष्य की ओर भी देखना चाहिए। नानशिंग ने कहा, क्या हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं? उसकी आवाज में एक आशंका थी। जियांग शुआन ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, हमें अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करना होगा। इस पर सभी ने सहमति जताई और चूल्हे की गर्मी में एक नई ऊर्जा का अनुभव किया। बांस के घर की दीवारों पर आग की लपटें नाच रही थीं और सभी के दिलों में एक नई उम्मीद जग रही थी। पुरानी जादुनी महिला ने कहा, हमारे पास एक नई शुरुआत का अवसर है, हमें इसे अपने हाथों में लेना होगा। जियांग शुआन ने कहा, हम सभी मिलकर इस नई यात्रा की शुरुआत करेंगे। पुरानी जादूगरनी ने कहा, वाइन जनजाति को छोड़ने के बाद मैंने एक विशाल गरुड़ पर सवार होकर दक्षिणी वन्य क्षेत्र की यात्रा की और कई जनजातियों के साथ बातचीत की। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी, जैसे वह अपने अनुभवों को साझा करने के लिए उत्सुक हो। उसने रास्ते में मिली जनजातियों के बारे में बताया, जैसे कि भयंकर मगरमच्छ जनजाति जो अपने विशाल मगरमच्छों के लिए जानी जाती थी। जादूगरनी ने बताया कि इन जनजातियों की अपनी अपनी विशेषताएं थीं और हर एक की कहानी अद्वितीय थी। उसकी आवाज में गर्व और आत्मविश्वास था, क्योंकि वह एक शक्तिशाली जादूगरनी थी जो जादूगर तकनीक में निपुण थी। उसके पास एक विशाल गरुड़ था जो उसे हर जगह ले जाता था और पूर्वी वन्य क्षेत्र की गरुड़ जनजाति का समर्थन था। जहां भी वह जाती, कोई भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता था। अरे वैसे मैंने तुम्हारे लिए कुछ सामान भी लाया है, उसने कहा। जादूगरनी ने एक पशु खाल का थैला खोला और उसमें से रंग बिरंगे छोटे फलों का गुच्छा निकाला। ये फल बहुत सुंदर थे। यह क्या है? जियांग शुआन ने जिज्ञासा से पूछा। ये रंगीन फल हैं, मैंने इन्हें एक छोटे जनजाति से प्राप्त किया है। ये थोड़े विषैले हैं, लेकिन केवल आधे दिन के लिए असहज करेंगे और जानलेवा नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जादूगरनी की बातें सुनकर जियांग शुआन का मन और भी उत्सुक हो गया। Dit kan ik haar wel bling fi eka peti fi double shot no khod gis dan sa chicken and chaterna un kam e proni ben gi bata chin khai to ma shati thate e chao tan king yer khate ganne dani for dali ta put para ma chin dikate ya tan baro ta bakar de kai jo shato पर बात ए जब से तो शब्द से डाले या चुराने फलों को जीते थे देखा जो झूठे बल्बों के आकार के थे और विभिन्न रंगों में चमक रहे थे। उसने सोचा कि ये एक साहसिक कार्य हो सकता है। ठीक है, चलो इसे आजमाते हैं, उसने कहा। जियांग शुआन ने एक फल उठाया जो उसकी अंगुली के आकार का था, उसे धोकर मुंह में डालने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही उसने फल का आधा हिस्सा काटा, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके मुंह में आग लग गई हो। गरम, ये मुझे मार रहा है, उसने चिल्लाया और आधा खाया हुआ फल जमीन पर गिरा दिया। उसकी जीभ बाहर निकली और वह उसे फड़फड़ाते हुए हवा में लहराने लगा। जादूगरनी की हंसी गूंज उठी, जैसे वह उसकी स्थिति का आनंद ले रही हो। जियांग शुआन ने पानी की गुहार लगाई, पानी। जियांग शुआन की आंखों में डर और आश्चर्य का मिला-जुला भाव था। उसने सोचा कि क्या यह सच में एक साहसिक कार्य था या केवल एक मूर्खता। जादूगरनी की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी और वह अब भी अपने मुंह में जलन महसूस कर रहा था। उसने अपने चारों ओर देखा, जैसे वह किसी जादुई दुनिया में खो गया हो। पेड़ की पत्तियां हिल रही थीं और हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे कि जादू की गंध। जादूगरनी ने उसे देखकर कहा, देखो, यह तुम्हारी बहादुरी का एक परीक्षण है। अगर तुम इसे सहन कर लेते हो तो तुम सच में एक योद्धा हो। जियांग शुआन ने अपने मन में ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने पानी की तलाश में अपने चारों ओर देखा और तभी उसे एक झरने की आवाज सुनाई दी। वह झरने की ओर दौड़ा, जैसे कि वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हो। जादूगरनी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम इस छोटे से फल से हार जाओगे? जियांग शुआन ने झरने के पास पहुंचकर पानी पीने की कोशिश की, लेकिन उसकी जीभ अब भी जल रही थी। उसने सोचा कि यह एक परीक्षा थी और उसे इसे पार करना होगा। जादूगरनी की हंसी उसकी पीड़ा में एक अजीब सा आनंद भर रही थी। जियांग शुआन ने झरने के पास पहुंचकर पानी की एक बड़ी मात्रा पी ली। जैसे ही पानी उसके मुंह में गया, उसे राहत मिली, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या यह सब सच में एक परीक्षा थी या केवल एक मजाक? जादूगरनी की हंसी अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने सोचा कि क्या वह वास्तव में एक योद्धा था या केवल एक साधारण व्यक्ति जो एक जादूगरनी के खेल में फंस गया था। पानी पीने के बाद उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ और उसे महसूस हुआ कि वह एक नई ऊर्जा से भर गया है। जादूगरनी ने उसे देखकर कहा, देखो, तुमने इसे पार कर लिया, अब तुम सच में एक योद्धा हो। जियांग शुआन ने अपनी आंखें खोली और जादूगरनी की ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व का एक नया भाव था। उसने कहा, मैंने इसे पार कर लिया, लेकिन यह सब बहुत अजीब था। जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह केवल शुरुआत है मेरे प्यारे योद्धा, तुम्हारे सामने और भी चुनौतियां हैं। जियांग शुआन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। उसे समझ में आया कि यह यात्रा केवल एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत थी। जियांग शुआन ने जादूगरनी की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने महसूस किया कि वह अब केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि एक योद्धा बन गया था। जादूगरनी की आंखों में एक गहरा ज्ञान था और वह उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है, लेकिन याद रखो, यह केवल शुरुआत है। जादूगरनी की आवाज में एक रहस्यमयता थी, जैसे वह उसे और भी गहरे रहस्यों की ओर ले जा रही हो। जियांग शुआन ने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और उसने ठान लिया कि वह अपने नए जीवन में हर चुनौती का सामना करेगा। उसने कहा, मैं तैयार हूँ। जादूगरनी ने सिर हिलाते हुए कहा, तो चलो आगे बढ़ो, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। जैसे ही वे दोनों आगे बढ़े, चारों ओर की प्रकृति ने एक नई कहानी बुनना शुरू
कर दिया। पेड़, फूल और पक्षियों की आवाजें जैसे एक नई धुन गा रहे थे। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मा की यात्रा थी। जादूगरनी के साथ चलकर उसने अपने भीतर की गहराइयों को खोजने का संकल्प लिया। यह एक नई शुरुआत थी और वह जानता था कि उसे अपने साहस और शक्ति के साथ आगे बढ़ना है। जियांग शुआन ने पुरानी जादूगरनी से रंग-बिरंगी मिर्च प्राप्त करने के बाद उसकी आंखों में चमक थी। उसे उन फल के अभ्यास है। वह फल चमकीला और ताजा था, जैसे कि अभी-अभी पेड़ से तोड़ा गया हो। जियांग शुआन ने उसे अपने मुंह के पास लाकर उसकी सुगंध को महसूस किया। उसकी नाक में तीखी मिर्च की खुशबू घुस गई, जो उसके दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। यह तो अद्भुत है, उसने सोचा। पुरानी जादूगरनी ने उसकी उत्सुकता को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये फल तुम्हारे लिए बहुत खास है। इन्हें खाने के बाद तुम्हें एक नई दुनिया का अनुभव होगा। जियांग शुआन ने अपनी आंखें बंद की और कल्पना की कि जब वह इन रंग-बिरंगी मिर्चों को खाएगा तो उसकी जीभ पर एक नया अनुभव होगा। वह सोचने लगा कि कैसे वह इन मिर्चों का उपयोग कर सकता है अपने खाने में एक नया स्वाद जोड़ने के लिए। उसने मन में ठान लिया कि वह इन बीजों को सही तरीके से उगाएगा और अपने गांव में सबसे बेहतरीन मिर्च का उत्पादन करेगा। पुरानी जादूगरनी ने उसकी सोच को पढ़ते हुए कहा, तुम्हारे सपने सच होंगे, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी होगी। जियांग शुआन ने सिर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूँ। इस पल में जियांग शुआन ने अपने भविष्य को उज्जवल होते हुए देखा, जैसे कि उसकी मेहनत और लगन उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। जियांग शुआन ने रंग-बिरंगी मिर्च के बीजों को अपने पास रखते हुए पुरानी जादूगरनी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक नई आशा थी। उसने महसूस किया कि ये बीज केवल मिर्च के लिए नहीं, बल्कि उसके सपनों के लिए भी है। जैसे ही पुरानी जादूगरनी ने बीस्ट हाइड बैग से मोटे सेम के फली को निकाला, जियांग शुआन ने ध्यान से फली को देखा। उसकी सतह पर हल्की सी चमक थी, जैसे कि उसमें कोई जादू छिपा हो। उसने फली को छूते ही एक अद्भुत अनुभव किया, जैसे कि उसकी उंगलियों में एक हल्की सी ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। क्या यह भी खाने के लिए है? उसने उत्सुकता से पूछा। पुरानी जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन इसे सही तरीके से पकाना होगा। यह तुम्हें शक्ति देगा। जियांग शुआन ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, मैं इसे सही तरीके से पकाऊंगा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, जैसे कि वह अपने भविष्य के लिए एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा हो। पुरानी जादूगरनी ने उसकी दृढ़ता को देखकर कहा, तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें सफलता दिलाएगी। जियांग शुआन ने फिर से सिर हिलाया और अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हो गया। उस क्षण में उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई है और वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार था। जियांग शुआन ने पुरानी जादूगरनी से मिले रंग-बिरंगे फल और मोटे सेम के फली को अपने दिल में बसा लिया। उसने सोचा कि ये दोनों उपहार उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। जैसे ही उसने फली को अपने हाथ में पकड़ा, उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। वह जानता था कि ये उपहार केवल खाने के लिए नहीं है, बल्कि उसके जीवन की दिशा बदलने के लिए है। पुरानी जादूगरनी ने उसकी आंखों में उत्साह देखा और कहा, तुम्हारे सपने सच होंगे, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी होगी। जियांग शुआन ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूँ। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी, जैसे कि वो अपने भविष्य के लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा हो। उसने मन में ठान लिया कि वह इन उपहारों का सही उपयोग करेगा और अपने गांव के लोगों के लिए एक नई उम्मीद बनेगा। जैसे-जैसे वह सोचता गया, उसकी कल्पना में एक नई दुनिया का निर्माण होने लगा, जहां लोग इन फलों और फली की शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सके। पुरानी जादूगरनी ने उसकी सोच को समझते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें सफलता दिलाएगी। जियांग शुआन ने फिर से सिर हिलाया और कहा, मैं इसे सही तरीके से पकाऊंगा। उस क्षण में उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। जियांग शुआन ने जब जादूगरनी से काले मोती बीन्स प्राप्त किए तो उसके मन में एक उत्साह की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने किसी अनमोल खजाने को खोज लिया हो। वह बीन्स को अपने हाथ में घुमाते हुए उनकी चमक और आकार का आनंद ले रहा था। पेड़ों की पत्तियां हल्की हवा में सरसराती थी और पक्षियों की चहचहाहट ने इस पल को और भी जादुई बना दिया था। जियांग शुआन ने सोचा कि यह काले मोती केवल बीन्स नहीं है, बल्कि यह उसके जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। उसने मन ही मन तय किया कि वह जादूगरनी को कुछ उपहार देगा, ताकि वह अगली बार जब वह कुछ खास लाए तो जादूगरनी को उसकी कद्र हो। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, जैसे वह अपने जीवन के इस नए अध्याय को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार हो। उसने अपने मन में यह भी सोचा कि वह जादूगरनी को नमक और कीट मोम देने का विचार कर रहा था, जो उसकी कृतज्ञता का प्रतीक होगा। इस सोच के साथ जियांग शुआन ने अपने कदम बढ़ाए और उसके मन में एक नई आशा की किरण जगमगाने लगी। जियांग शुआन ने अपने घर के अंदर कदम रखा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक गर्माहट ने उसे घेर लिया। उसकी मां ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम जानते हो इन्हें कैसे पकाना है? जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने जादूगरनी से सीखा है। जब इन्हें मांस के साथ पकाया जाता है तो ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। परिवार के सदस्य उसकी बातों को सुनते हुए उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। जियांग शुआन ने बीन्स को एक बर्तन में डालकर उन्हें पकाने की तैयारी की। जैसे ही वह उन्हें गर्म करने लगा, पूरे घर में एक अद्भुत खुशबू फैलने लगी। यह खुशबू जैसे उनके दिलों को छू रही थी और सभी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। जियांग शुआन ने सोचा कि यह पल उनके लिए एक विशेष यादगार क्षण होगा। उसने अपने परिवार के साथ बैठकर उन बीन्स का आनंद लेने की कल्पना की और उसके दिल में एक गहरी संतोष की भावना थी। यह केवल बीन्स नहीं थे, बल्कि यह उनके परिवार के बीच प्यार और एकता का प्रतीक थे। अक्टूबर का महीना ठंड की कई दिनों की चादर ओढ़े जब बर्फ के फाहे धीरे धीरे गिरने लगे। जियांग शुआन दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में बर्फ की सफेदी का जादू था, लेकिन उसके दिल में पिछले साल की चिंता का कोई भी संकेत नहीं था, जैसे वह आसमान से नृत्य करते हुए आ रहे हों। बांस के शेड में तांग युआन एक छोटे से बैंगनी गेंद की तरह लिपटा हुआ था। जब उसने जियांग शुआन को देखा तो उसने अपनी गर्दन खींची और एक लंबी खींची खींची, फिर अपने पंखों में सिर छिपा लिया। सर्दियों में शिकार करना जरूरी है, अन्यथा भूख से मरना तय है। जैसे कि पुरानी जादूगरनी का काला विशाल गरुड़, जो हर दिन दोपहर में जब तापमान सबसे अधिक होता है उड़ान भरने निकलता
बोलता है, तांग युआन अभी बहुत छोटा है, उड़ना नहीं सीखा है और अपने पंजों के साथ दौड़ने पर निर्भर है। ठंडी सर्दियों में शिकार करना उसके लिए कठिन है, इसलिए वह केवल अपने घोंसले में लेटकर सोता है, काले गरुड़ के लौटने का इंतजार करता है और बेझिझक भोजन प्राप्त करने की कोशिश करता है। वास्तव में तांग युआन ने खाने की बर्बादी करना सीख लिया है। प्रारंभिक डर को पार करते हुए वह वास्तव में काले गरुड़ को चाचा मानने लगा है, अक्सर दौड़कर उसके पास जाकर खाने की बर्बादी करता है। सर्दियों की ठंड ने चारों ओर एक अद्भुत शांति फैला दी थी। जियांग शुआन ने बर्फ के गिरने की आवाज को सुनते हुए अपने मन में तांग युआन के बारे में सोचा। वह जानता था कि तांग युआन अभी भी बहुत छोटा है और उसे उड़ने में समय लगेगा, लेकिन उसके भीतर की जिज्ञासा और साहस ने उसे प्रेरित किया। तांग युआन की आंखों में एक चमक थी, जैसे वह अपने छोटे से दिल में बड़े सपने संजोए हुए हो। जियांग शुआन ने देखा कि तांग युआन ने अपनी गर्दन खींची और फिर से सो गया। यह दृश्य जियांग शुआन के दिल को छू गया। उसने महसूस किया कि तांग युआन की मासूमियत में एक गहराई थी जो उसे सर्दियों की कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देती थी। जियांग शुआन ने सोचा, क्या यह सच में काले गरुड़ को अपना चाचा मानता है? यह सोचकर उसे हंसी आई। तांग युआन की मासूमियत और उसके संघर्ष ने उसे यह समझाया कि जीवन में हर किसी को अपने तरीके से लड़ना होता है। जियांग शुआन ने अपने दिल में एक नई उम्मीद महसूस की, जैसे बर्फ के फाहे उसके जीवन में नई संभावनाएं लेकर आए हों। जियांग शुआन ने अपने मन में तांग युआन के बारे में सोचा। वह जानता था कि तांग युआन अभी भी बहुत छोटा है और उसे उड़ने में समय लगेगा, लेकिन उसके भीतर की जिज्ञासा और साहस ने उसे प्रेरित किया। तांग युआन की आंखों में एक चमक थी, जैसे वह अपने छोटे से दिल में बड़े सपने संजोए हुए हो। जियांग शुआन ने देखा कि तांग युआन ने अपनी गर्दन खींची और फिर से सो गया। यह दृश्य जियांग शुआन के दिल को छू गया। उसने महसूस किया कि तांग युआन की मासूमियत में एक गहराई थी जो उसे सर्दियों की कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देती थी। जियांग शुआन ने सोचा, क्या यह सच में काले गरुड़ को अपना चाचा मानता है? यह सोचकर उसे हंसी आई। तांग युआन की मासूमियत और उसके संघर्ष ने उसे यह समझाया कि जीवन में हर किसी को अपने तरीके से लड़ना होता है। जियांग शुआन ने अपने दिल में एक नई उम्मीद महसूस की, जैसे बर्फ के फाहे उसके जीवन में नई संभावनाएं लेकर आए हों। काले विशाल गरुड़ की उपस्थिति अजीब थी, जो कभी भी अपने छोटे साथी को दूर भगाने का प्रयास नहीं करता था। उसकी आंखों में एक अनोखी समझदारी थी, जैसे वह अपने से छोटे को एक सखा मानता हो। तभी अचानक एक तीव्र चीख मगान दे। यदि पिगड़े खेमते कौशल्य कड्डा के परा क्याजुमान तेजी से काले गरुड़ की ओर दौड़ता है, उसके पैरों के पंजों के गहरे निशान बर्फ में छोड़ते हुए। क्या फिर से खाना लेने जा रहा है? जियांग शुआन ने तांग युआन को जाते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक असहायता थी। उसे लगा कि यह जीव बेवजह का है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि तांग युआन शायद बेवजह का मतलब नहीं समझता, जब तक कि वह अपने पेट को भर सके। तांग युआन बांस के जंगल से बाहर निकलकर सीधे काले गरुड़ के निवास की ओर बढ़ा। शायद सर्दी की शुरुआत के कारण काले गरुड़ ने बांस के घर के पास पेड़ों, शाखाओं और काई का उपयोग करके एक बड़ा घोंसला बनाया था, जहां वह रात में सोता था। आमतौर पर जंगली गरुड़ चोटी या चट्टानों पर घोंसला बनाते हैं, लेकिन यह काला गरुड़, जो इंसानों के साथ बड़ा हुआ था, जमीन पर घोंसला बनाने का आदी हो गया था। आज काले गरुड़ ने एक जंगली सुअर को पकड़ लिया और उसे अपने घोंसले के पास रख दिया, लगातार उस पर चोंच मारते हुए। तांग युआन और काले गरुड़ के बीच का यह रिश्ता धीरे धीरे गहराता जा रहा था। तांग युआन ने गरुड़ के साथ समय बिताना शुरू कर दिया था, उसकी हर हरकत पर ध्यान देने लगा था। गरुड़ ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जैसे वह तांग युआन की निस्वार्थता को समझता हो। बांस के जंगल की ठंडी हवा में तांग युआन ने महसूस किया कि यह रिश्ता केवल एक दोस्ती नहीं, बल्कि एक परिवार की तरह बन रहा था। गरुड़ ने तांग युआन के हाथों से खाना लेते हुए एक बार फिर से चोंच मारी और तांग युआन ने हंसते हुए कहा, क्या तुम हमेशा इतना भूखा रहोगे? गरुड़ ने अपनी आंखों में एक चतुराई भरी मुस्कान के साथ उसे देखा, जैसे वह कह रहा हो, जब तक तुम हो, मैं हमेशा भूखा रहूंगा। यह पल उनके बीच की गहरी समझ और प्यार को दर्शाता था। बांस के जंगल की शांति में केवल गरुड़ की आवाज और तांग युआन की हंसी गूंज रही थी। तांग युआन इस क्षण पर पहुंचा। चिरप चिरप। तांग युआन विशाल गरुड़ के घोंसले के पास दौड़ते हुए गया, 2 बार आवाज लगाई। काले विशाल गरुड़ ने एक बार उसे देखा और फिर से मांस खाने में व्यस्त हो गया। गरुड़ की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर तांग युआन ने अपने पंख फड़फड़ाए और घोंसले के किनारे से चढ़ने लगा। फिर जंगली सुअर के पास जाकर सावधानी से एक बार चोंच मारी। गरुड़ ने फिर भी कोई आपत्ति नहीं की, जिससे तांग युआन खुशी से मांस खाने लगा तेजी से। जब गरुड़ और तांग युआन दोनों भर गए तो एक वयस्क जंगली सुअर, जिसका वजन 1000 पाउंड से अधिक था, केवल हड्डियों में बदल गया। बंग। विशाल गरुड़ ने सुअर की हड्डियों को उठाया और घोंसले के बाहर फेंक दिया। घोंसले के पास कई हड्डियों का ढेर लग गया। जब तांग युआन भर गया तो उसने जाने की तैयारी की। वह घोंसले के किनारे से बाहर निकलने वाले पेड़ों का उपयोग करना चाहता था, जैसे कदमों की तरह कूदते हुए नीचे उतरना। लेकिन जैसे ही वह घोंसले के किनारे पर खड़ा हुआ, काले विशाल गरुड़ ने अचानक उसे अपने सिर से धक्का दिया, सीधे घोंसले से बाहर धकेल दिया। चिरप। तांग युआन चौंक गया, लेकिन उसकी प्रवृत्ति ने उसे जल्दी से अपने पंख फड़फड़ाने की अनुमति दी और उसने अप्रत्याशित रूप से थोड़ी दूरी तक उड़ान भरी और जमीन पर उतर गया। तांग युआन ने पीछे मुड़कर देखा, हैरान होकर। काले विशाल गरुड़ की ओर देखते हुए यह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्यों धकेला गया। काला विशाल गरुड़ घोंसले से उठकर अचानक अपने पंख फड़फड़ाते हुए तांग युआन की ओर झपट पड़ा। तांग युआन ने जब गरुड़ को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी धड़कन उठी। वह सोचने लगा, क्या मैंने कुछ गलत किया? गरुड़ की आंखों में एक गहरी गहराई थी, जैसे वह तांग युआन की हर हरकत को समझ रहा हो। तांग युआन ने अपनी चोंच से अपनी पंखों
को छुआ, यह महसूस करते हुए कि वह अब अकेला है। घोंसले के चारों ओर का वातावरण अचानक बदल गया था। पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट और दूर से आती हुई चिड़ियों की आवाजें उसे और भी अकेला महसूस करा रही थी। तांग युआन ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसकी चोंच से एक हल्की सी आवाज निकली, चिरप। यह आवाज उसकी चिंता और भय को दर्शा रही थी। उसने धीरे धीरे अपने पंखों को फैलाया और अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस किया। हवा में एक ठंडक थी जो उसके शरीर को छू रही थी। उसने देखा कि गरुड़ अब भी उसे घूर रहा है। उसकी आंखों में एक रहस्य छिपा हुआ है। तांग युआन ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और उड़ान भरने की कोशिश की, लेकिन उसकी आत्मा में एक डर था। क्या वह फिर से गरुड़ के पास लौट पाएगा? क्या वह फिर से उस घोंसले में सुरक्षित महसूस करेगा? इन सवालों ने उसकी सोच को घेर लिया। तांग युआन, एक नन्हा पक्षी, भयभीत होकर भागने की कोशिश करता है। उसके छोटे छोटे पंखों में हलचल होती है और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अचानक एक विशाल काले गरुड़ का पंजा उसे पूरी तरह से पकड़ लेता है। वहिर 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 की आवाज के साथ गरुड़ उसे आसमान की ओर उड़ाता है। तांग युआन की चीखें चिरप चिरप सुनाई देती हैं, जो उसकी निराशा और भय को व्यक्त करती हैं। उसकी आंखों में आंसू हैं और वह अपने छोटे से दिल में एक अद्भुत डर महसूस करता है। आसमान में उड़ते हुए वह नीचे की धरती को तेजी से दूर होते हुए देखता है और उसके मन में एक अजीब सा भय समा जाता है। तांग युआन की आवाज, जो पहले चहचहाने की थी, अब एक कराह में बदल जाती है। उसकी चीखें सुनकर जियांग शुआन, जो बांस के घर में था, बाहर दौड़ता है। उसका दिल तेजी से धड़कता है और वह तांग युआन की दुर्दशा को देखकर चिंतित हो जाता है। तांग युआन, क्या हो रहा है? वह चिल्लाता है। जियांग शुआन की आंखों में चिंता और डर का मिश्रण होता है।